In the last class, we finished financial system till what topic? Digital banking units. Is it? Hello, hello. Shruti? सर डिजिटल रुपी पे खत्म किया था। ठीक है, तो वहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। नो सर। ठीक है, तो नाउ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी और ये सब चीजें हैं जो आप पढ़ चुके ऑलरेडी। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में कुछ बैंक को डाला गया, कुछ को निकाला गया, दैट काइंड ऑफ थिंग आल्सो वी स्टडीड। सो टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स, ये न्यूज में रहा। इसके अलावा जो वर्कआउट अभी करने वाला है, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। एसेंशियली हमारे इंडिया में ना जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप ऑनलाइन परचेज के लिए यूज करते हैं, पहले उसका डेटा सेव होता था इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। नाउ फर्स्ट ऑफ तो उनको आपको ऑप्शन देना पड़ेगा कि सेव करें या ना करें, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, एग्जैक्ट कार्ड डिटेल वो कभी सेव नहीं कर सकते। उनको सिर्फ एक टोकन नंबर जनरेट होगा आपकी कोई भी पेमेंट के लिए। दे विल नॉट बी यूटिलाइजिंग द इंटायर कार्ड डिटेल्स। So that is tokenization. So that's for more security of the various kind of instruments that we are using for online purchases. Okay. So here the if actual card details are replaced with the token, so which is unique for the combination of card, token requester and the device. हर device के लिए भी अलग-अलग tokenization रहेगी। तो इसको basically करने के लिए टेक्नोलॉजी क्या है और इसको क्यों करते हैं, इस तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली बात तो वल्नरेबिलिटी ऑफ सेंसिटिव डेटा, जैसे जो अलग अलग चीजें हैं तो उनमें शेयर हैक हो सकते हैं वेबसाइट्स। देन राइज इन डिजिटल फ्रॉड आफ्टर कोविड-19। देन हियर द करंट कार्ड ऑन फाइल सिस्टम कैन बी इजिली ब्रीच्ड। तो जो करंट सिस्टम है ये याद रखना है। कार्ड ऑन फाइल ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? वेयर अ कार्ड होल्डर हैज ऑथराइज्ड अ मर्चेंट टू स्टोर द कार्ड होल्डर्स मास्टर कार्ड और वीजा पेमेंट डिटेल्स। सो ये अपने आप में ट्रबलसम, इसको रिप्लेस किया गया। तो प्रीलिम्स में ये याद रखना है, ठीक है। हु कैन ऑफर, जो भी प्राइमरी हमारे पेमेंट सर्विसेज वाले बंदे हैं वो सारे कर सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स? मोर सिक्योर। बस प्रीलिम्स के लिए जस्ट इतना ही। देन इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग अकाउंट्स सिमिलर है, ये हमने कवर कर लिया था लास्ट टाइम। अभी इनमें कोई चेंज नहीं किया गया। कितने तरह के स्मॉल सेविंग अकाउंट होता है ये याद करने थे, जैसे मैंने बताया पोस्ट ऑफिस है, सेविंग सर्टिफिकेट्स है, किसान विकास पत्र, पीपीएफ, एवरीथिंग यू नीड टू रिमेंबर। Then PCA framework, prompt corrective action framework. So this also we covered कि Central Bank of India was put in the prompt corrective action framework and now it has been taken out. FSDC also we covered कि अलग अलग रेगुलेटर्स की वजह से कभी कोई ग्रे एरिया हो जाता है तो उसको सेट करने के लिए हमारे पास एक FSDC है। इसमें सारे जो लाइक सेबी, IRDA एक्सेट्रा जितने भी इनके चेयरमैन हैं वो इनके मेंबर रहेंगे और इसका जो ओवरऑल चेयरपर्सन रहेगा दैट विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसकी कॉम्पोजिशन FSDC की याद रखनी थी प्रीलिम्स के लिए, दैट्स व्हाट वी कवर्ड। देन रजिस्ट्री टू चेक बैंक फ्रॉड। सो basically now this is a registry database that will help prevent fraudsters from repeating the fraud as the websites or phone numbers would be blacklisted. जैसे मैंने बात किया था कि बड़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं आज की डेट में। तो फॉर एग्जाम्पल दे विल बाय यू सेकेंड हैंड थिंग्स एंड दे विल बी एट अ वेरी लो कॉस्ट, जैसे मैंने गूगल वॉच की एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। देन ऑम्बुड्समैन भी कवर्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो ये बजट में अनाउंस कर दिया गया था 2021-22 के अंदर ही कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, लेकिन वो कौन से 2 होंगे ये एग्जैक्टली पेव्ड आउट नहीं था एंड दिस इज द टॉपिक वी नीड टू स्टार्ट विद। सो प्राइवेटाइजेशन का बेसिक सा मतलब क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, सो दैट इज बेसिकली प्राइवेटाइजेशन। और ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे हो सकती है? या तो 50% से ज्यादा शेयर्स बेच दिए जाए एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी के टू आम जनता। 2 तरह से प्राइवेटाइजेशन का रूट होता है, देखिए। एक तो होता है पब्लिक शेयर होल्डिंग, जहां पे मोर देन 50% शेयर्स आर सोल्ड टू आम जनता, जैसे IPO FPO के थ्रू।
इससे जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है। 50% छोड़ के चाहे तुम 70% भी शेयर अगर यहाँ पे आम जनता को बेच दोगे किसी कंपनी के, पब्लिक शेयर होल्डिंग रहेगी, तो भी जो 30% शेयर गवर्नमेंट के पास है उसकी वजह से सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो दैट इज वन वे ऑफ डीलिंग विद इट। दूसरा तरीका इसको करने का है प्योर प्राइवेटाइजेशन। तो जहां पे प्राइवेट सेक्टर को एक मेजॉरिटी शेयर ट्रांसफर करते हैं। मेजॉरिटी शेयर कहने का मतलब है 50% प्लस, कुछ भी हो सकता है 51% ऐसा, 49% हो सकता है गवर्नमेंट के पास हो। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, क्योंकि फिर मैनेजमेंट कंट्रोल किसका हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर। तो दो तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। So the government ceases to be the owner of the entity or the business. It's considered to bring in more efficiency and objectivity to the company. क्योंकि फिर वो मार्केट लाइंस पे चल सकती है। पहले वो सरकारी पॉलिसी के हिसाब से चल रही थी, सरकारी बजट के सिर पे चल रही थी, तो ऐसा नहीं होगा। देन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का सिचुएशन, जैसे हमने पढ़ा कि 1969 में पहली बार नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स शुरू किया गया था। इट वाज अ बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट, है ना। और इस बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट के चलते इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई शुड से 14 गवर्नमेंट्स को बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को पहले नेशनलाइज किया गया। फिर 1980 के अंदर 6 more banks were nationalized, so 20 public sector banks were created during this period. अभी इनका इशू ये था कि बजट के द्वारा ही इनकी फंडिंग तो है, सरकारी अफसर यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोन्स दे रहे हैं, जो इनका मैनेजमेंट है, वो सारा पॉलिटिकली गाइडेड है। और उस वजह से यहाँ पे एनपीएस बहुत हैं और बैंकिंग सिस्टम में कोलैप्स की स्थिति आ गई थी 1990 आते आते। 10 साल में सरकार ने बैंक चला के उनकी बैंकों की बुरी हालत कर दी। तो इस वजह से 1991 में आपको याद होगा नरसिम्हन कमेटी बनाया गया था ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। ओके, सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बेसिकली क्या है? जहां गवर्नमेंट 50% से ज्यादा ओनरशिप रखती है। प्रीलिम्स में ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि 100% चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए। 50% प्लस होगा तो पब्लिक है, 50% प्लस अगर सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर के पास है तो प्राइवेट है। तो फिलहाल सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे पास एसबीआई है, और इसमें सरकार के 63% शेयर है। तो 37% इसके भी प्राइवेटाइज हो चुका है, ठीक है। ओके, नाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक सिमिलरली, अगर मेजर पार्ट ऑफ बैंक्स इक्विटी इज विद द प्राइवेट एजेंसी, सो देन इट्स अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, सो इस वजह से अब इश्यू क्या होता है ना, जब भी हमने लिबरलाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना है, तो बैंकिंग सेक्टर में भी लिबरलाइजेशन इसी से मानी जाती है कि तुम उनको ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइज करोगे। कंसर्न यही है। सो व्हाट इज द नीड? पहला नीड, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इश्यूज यहाँ से इमर्ज होता है। तो हियर इन पहला है एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। किसको बोलते हैं? जिसका ईएमआई 90 दिन से ज्यादा लेट हो जाए, ईएमआई डिलेज ग्रेटर देन 90 डेज। ओके, so most public sector banks are unable to maintain a capital adequacy ratio, जिसका हमने कहा था कि 9% मिनिमम होना चाहिए, है ना, और ग्रेटर देन 9% होना चाहिए, दैट्स द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और एनपीएस के लिए रेशियो था कि लेस देन 8% होना चाहिए, 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। ओके, तो दोनों में इशू है। तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में भी डाला, जिनके बेसिस पे उनकी लेंडिंग, उनकी बोरोइंग, उनके जो सारा बिजनेस है वो भी आरबीआई कंट्रोल करता है अलग अलग गाइडलाइंस के थ्रू। दूसरा, लॉस इन रूरल ब्रांचेस। अब क्या है ना, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हो रही है इकोनॉमी के अंदर, तो रूरल ब्रांचेस कम हो रही हैं। अब ऐसी स्टेटमेंट अगर आपको मैं पेपर में लिख के दूं, द नंबर ऑफ रूरल ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव डिक्लाइंड इन लास्ट फ्यू इयर्स, विल यू एग्री? हेलो हेलो, विल यू एग्री? नंबर ऑफ
रूरल ब्रांचेस इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव डिक्लाइंड इन लास्ट फ्यू इयर्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ब्रांचेस तो उतनी ही हैं, उन्होंने बंद नहीं की। आमतौर पे अमेलगमेशन ऑफ बैंक्स हो जाती है, कुछ होता है, ब्रांचेस उतनी है, डिक्लाइन नहीं होती। हाँ, ग्रोथ, नई ब्रांचेस नहीं खुलती, वो अलग बात है। लॉसेस इन रूरल ब्रांचेस का कंसर्न यहाँ पे क्या है कि उधर एनपीएस और भी ज्यादा है रूरल एरियाज में। मोर ओवर एसेट्स वैसे ही कम है। रूरल एरियाज में मनी लेंडर्स के सिर पे आज भी फार्मर लोन लेता है। तो दे आर रनिंग एट लॉस बिकॉज ऑफ हाई ओवरहेड्स। हाई ओवरहेड्स कहने का मतलब जो सैलरीज हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। एक ब्रांच को मेंटेन करने के लिए आप मान के चलिए कि हमें 4 बंदे तो चाहिए मिनिमम। अब अगर वो 4 लोगों की सैलरीज काउंट की जाए तो वो हर महीने का कम से कम 2 से 3 लाख रुपए सैलरी बिल तो है ही। इतने का, अब अगर वो ब्रांच में से 10 लाख का बिजनेस नहीं आ रहा, अगर बैंक 10 लाख का बिजनेस करता है तो बैंक के पास 1 लाख रुपया बचता है, क्योंकि 10% से ज्यादा तो मार्जिन नहीं रख सकते ना बैंकिंग में, लोन में, किसी भी हर चीज में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैक्सिमम। तो 10 लाख करके भी 1 लाख बचता नहीं है, थोड़ा कम बचता है, 80,000 के आसपास बचता है। तो अगर वो 40-50 लाख का बिजनेस करेगी कोई ब्रांच, तभी जाके वो 4 लोगों की सैलरीज मेंटेन कर पाएगी जो रखे हुए हैं वहां। इतना बिजनेस वो कर नहीं पाते। ठीक है। देन देर इज ऑल्सो स्टिल प्रेवलेंस ऑफ बार्टर सिस्टम इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया। तीसरा इशू है ब्यूरोक्रेटाइजेशन। Smooth functioning of banks have been hampered by red tapeism, long delays, lack of initiative, failure to take quick decisions. Public sector banks क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी से रेगुलेटेड हैं तो ये भी है। फोर्थ इशू इज फाइनेंशियल बर्डन टू द गवर्नमेंट। सो जब भी अपना ये एनपीएस की वजह से कैपिटल लॉस करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एसेट को बोल देते हैं कि नाउ इट इज अ लॉस्ट एसेट, उस केस में ट्रबल क्या होने वाला है? बैंक की कैपिटल नीचे आएगी और उस कैपिटल को दोबारा पैसा फिर सरकार को डालना पड़ेगा क्योंकि सरकारी बैंक है। So that creates another burden on the taxpayers' money. In fact, a waste of taxpayers' money. So financial burden on the government while also ensuring that public sector banks become more efficient and profit-making entities under private ownership. ये करने की कोशिश की जा रही है by privatization of banks. होना ही होना है, ठीक है। आपको ये reasons पूछे जा सकते हैं, which of the following are the reasons for government to privatize public sector banks? क्योंकि ये अपने आप में न्यूज रहा पिछली बार। Then guidelines to regulate digital lending. अब बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स जो है ना वो आपको लोन्स दे रहे हैं आजकल, उसको डिजिटल लेंडिंग बोलते हैं और आरबीआई उसको भी अब रेगुलेट करने के लिए है ये गाइडलाइंस। दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर डिजिटल लेंडिंग टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल एक्टिविटीज बाय सर्टेन प्लेयर्स। Towards addressing concerns that had sprung up, RBI had constituted a working group on digital lending, including lending through online platforms and mobile apps. 2021 में ये बनाया गया था। इसकी रिकमेंडेशंस नवंबर 2021 में आई और उसके बेसिस पे ये प्रपोजल्स हैं। सो व्हाट इज इट? सो बेसिकली इट इज द लेंडिंग थ्रू वेब प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल एप्स। फॉर एग्जांपल मनी टैप, ऐसी एक एप्लीकेशन आ गई तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई किसी को भी बिजनेस लोन चाहिए जो भी वो ले लो। ये बेसिकली खो कैसे रहा है ना, हमारे जो फाइनेंसर्स नहीं होते प्राइवेट, वो अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसी एप्स बना दी और उनके थ्रू लोन दे रहे हैं। अब क्या होता है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, everything happens. There is a formal electronic agreement that takes place. So you cannot run away. आमतौर पे जो पहले फाइनेंसर्स, मनी लेंडर्स होते थे, उनसे लोग पैसा लेके मुकर भी जाते थे तो कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते थे वो। क्यों? कारण क्या था उसका? क्योंकि वो 2 नंबर का पैसा ही है जो वो घुमा रहे हैं। उनके पास कौन से खुद के वो वाइट मनी है जिसके बेसिस पे वो लोन दे रहे हैं? ज्यादातर यही होता था। तो इस वजह से इवन लोगों का पैसा लेके मनी लेंडर भाग जाता है। दैट यूज्ड टू बी द केस। अब दिस सिक्योर्स बोथ द मनी लेंडर एंड द पर्सन हु इज बोरोइंग, बट एट द सेम टाइम इट आल्सो क्रिएट्स अनदर ट्रबल बिकॉज ये रेगुलेटेड नहीं है। जैसे बैंक्स तो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है, उनको रेपो रेट ये सब चीजों की ध्यान रखनी, एसएलआर, सीआरआर ये सब देखना है, प्रूडेंशियल रेगुलेशन है। यहाँ पे कोई प्रूडेंशियल रेगुलेशन नहीं है। सो एक तो ये इशू है। दूसरा क्या है, हमारे जो बैंक्स हैं दे हैव लॉन्च देयर ओन इंडिपेंडेंट डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। उनको लगता है कि डिजिटल लेंडिंग मार्केट बहुत चल रहा है, 2 लाख 5 लाख के लोन यहाँ पे बिकते हैं,
बेचो जितने हो सकते। सो बाय लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज इन ट्रेडिशनल लेंडिंग, इन्होंने पार्टनरशिप्स कर ली ऐसे। इसका फायदा क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन डेफिनेटली होता है, बिकॉज देयर इज एन अनमेट क्रेडिट डिमांड। देयर इज रिड्यूस बोरोइंग फ्रॉम द इनफॉर्मल चैनल्स, जो मनी लेंडर की बजाय लोग ये थोड़ा सा फॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं, तो बेटर है। फिर ये टाइम सेविंग भी है, क्योंकि आमतौर पे ये ओवरहेड कॉस्ट जो 30 to 50% आते हैं, जो बंदा जाएगा पहले लोन एग्रीमेंट समझाएगा आपको, उसकी सैलरी आएगी, वो सारी चीजें रुक जाती। सीधा सीधा ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, कोई ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं। सो दैट हेल्प्स। देन व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द गाइडलाइंस? सो फॉर लोन डिसबर्सल्स एंड रीपेमेंट्स, they will be required to be executed only between bank accounts of the borrower and the regulated entities. कहने का मतलब इंडिपेंडेंट एप्स बना के आप लोन नहीं दे सकते, आपको बैंक्स के बेसिस पे ही ये काम करना पड़ेगा। वो रेगुलेटेड एंटिटी का मतलब होता है बैंक्स एंड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जो ये काम के लिए आरबीआई के द्वारा ऑलरेडी अलाउड है। ठीक है। देन रिगार्डिंग पेमेंट्स, so new rules mandate that fees and charges payable on LSP, uh, or to the loan service provider or lending service provider in the credit intermediation process will be paid directly by the bank or NBFC and not by the borrower. तो जो डिजिटल ऐप है ना, जिसकी भी है, चाहे वो थर्ड पार्टी है चाहे बैंक की खुद की है, उसको कुछ भी अगर फीस देनी है इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, तो इट विल बी टू द बैंक, and the borrower's relationship has to be maintained with the bank only. In any kind of payments, any kind of servicing, it has to be with the bank. This can only provide intermediation, nothing beyond. Loan disclosure. So all inclusive costs of digital loan in the form of annual percentage rate is required to be disclosed to the borrower. कि साल में तुम्हें कितना रेट पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे ना ये मंथली रेट कह के भेज देते हैं कई बार, पर मंथ इंटरेस्ट रेट, तो दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस टू डू. Regarding increase in credit limit, so the new norms prohibits an automatic increase in credit limit without explicit consent of the borrower. जैसे क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है, जब तक तुम नहीं बढ़ाते तब तक नहीं बढ़नी चाहिए। बैंक अपनी तरफ से तुम्हें ऑफर कर सकता है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट इतनी बढ़ा सकते हैं, बट यू शुड क्लिक ऑन दैट मैसेज एंड देन डील विद इट. इट्स नॉट लाइक इट शुड हैपन ऑटोमेटिकली कि आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ती जा रही है. एग्जिस्टिंग डिजिटल लोन्स जो ऑलरेडी दे दिए जा चुके हैं, उनका क्या हाल चाल है? सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ पार्ट ऑफ द लोन कॉन्ट्रैक्ट अ कूलिंग ऑफ लुकअप पीरियड ड्यूरिंग विच द बोरोवर्स कैन exit a digital loan by paying the principal and proportionate annual percentage rate without any penalty. तो अगर मेरे को अपना टाइम पीरियड से पहले डिजिटल लोन बंद करना हो, जैसे हम प्री पेमेंट बोलते हैं लोन के अंदर भी, तो वो अलाउड होनी चाहिए. To protect data privacy, so any data collected by digital lending apps need to be need based. Unnecessary data नहीं ले सकते. With prior consent can be audited if required. कि आपने कोई एक्स्ट्रा डेटा तो नहीं लिया. Then grievance redressal officer. So within the bank जो भी पार्टनर कर रहा है उसको इंश्योर करना है कि ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर हो फॉर दी फिनटेक और डिजिटल लेंडिंग. डिजिटल लेंडिंग कंपनी को नहीं इंश्योर करना. This officer will also deal with the complaints against their respective digital lending apps. कोई ऐप बेस्ड इशू हो गया, मैंने तो मांगा नहीं था लोन, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस हो गया, मैं अभी पढ़ ही रहा था, ऐसे इश्यूज नहीं होने चाहिए. इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम ऑफ द आरबीआई. सो ये बेसिकली जो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए ऑम्बुड्समैन है, उसी के थ्रू इसको डील किया जाएगा. रिपोर्टिंग ऑफ लोन्स. सो एनी लेंडिंग डन थ्रू डीएलएस हैज टू बी रिपोर्टेड टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ताकि उसका जो सिबिल स्कोर है या जो भी है वो उस तरह से वेरी किया जा सके. लेंडिंग थ्रू बाय नाउ पे लेटर मॉडल ऑल्सो नीड्स टू बी रिपोर्टेड टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी. जैसे फ्लिपकार्ट पे इस तरह की चीजें अलाउड है, बाय नाउ पे लेटर. आईसीआईसीआई ने अपनी पे लेटर ऐप एक सेट कर रखी है, तो वो एक तरह से बिना क्रेडिट कार्ड दिए क्रेडिट कार्ड देने वाली बात. एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है आपके नाम से दिखा रहे तो. So who comes under the preview? So entities regulated by the RBI and permitted to carry out lending business, that is banks and NBFCs.
एंटिटीज ऑथोराइज टू कैरी आउट लेंडिंग, अगर सपोज किसी पेमेंट बैंक को ऐसा कुछ करना है तो पहले ऑथोराइजेशन लेगा। आमतौर पे पेमेंट बैंक्स आर नॉट अलाउड टू गो फॉर लेंडिंग। जैसे पेटीएम ने बीच में क्रेडिट कार्ड देना शुरू कर दिया 60,000 रुपए 1 लाख रुपए तक की लिमिट तक का। बाद में आरबीआई ने उसके ऊपर वर्कआउट किया कि भाई तुम ये नहीं दे सकते, तुम तो एक पेमेंट बैंक के तौर पर रजिस्टर्ड हो, तो उन्होंने फिर बंद कर दिया। जितने ये सारे क्रेडिट कार्ड इशू भी हुए थे बाद में, अब वो बंद कर दिए जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे उनकी पेमेंट्स आती जाएंगी, सर्विसेज विल बी discontinued. Then entities lending outside the purview of any statutory or regulatory provision. अगर किसी रेगुलेशन में नहीं भी आते लेकिन डिजिटल लेंडिंग हो रही है तो भी आप पे लागू होंगी। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स। देन व्हाट इज द नीड, ये प्रीलिम्स के ऊपर है। सिक्योरिटी, वी डोंट वांट अननेसेसरी इंटरेस्ट और lending rate to be charged. Then regulating financial technologies or fintechs. Fintech is the most thriving sector today, and fintech industries include different sectors such as in education, retail banking, fundraising, non-profit, investment management. हर जगह पे financial technologies आ रही। India's fintech space is touted as one of the most disruptive, innovative, and mature in the world. Disruptive कहने का मतलब कुछ नया लेके आ रहे हैं, ठीक है, पुराने सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। However, along with the deepening of technology and digital services, there's been a rise in digital fraud and consumer dissatisfaction also. This has triggered the need to take a closer look at the operation of fintechs, resulting in the introduction of certain supervision steps to address the risk. Okay, so prelims में ना आपको इसको लेके एक तो ये सेक्टर्स पूछ सकते हैं कि फिनटेक के साथ कौन कौन से सेक्टर्स में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज जो है वो इंक्लूडेड है। फिर फिनटेक का मतलब क्या होता है, इतना सिंपल क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है, डोंट वरी। ठीक है, सो ओरिजिनली फिनटेक रेफर टू द टेक्नोलॉजी अप्लाइड टू द बैक एंड ऑफ एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर एंड ट्रेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे बैंक के बैक एंड पे क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। However, in the past few years, any technological innovation in the financial sector, for example, literacy, education, retail banking, investment, and even cryptocurrencies, is coming in the purview of fintech. तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं, which of the following are included in the ambit of fintech? तो वहां पे ऐसे ऑप्शंस बना देंगे, cryptocurrencies, back end management of bank, back end management of bank, तीसरा education and digital literacy. डिजिटल लिटरेसी के साथ एक और वर्ड जोड़ दें अगर, कैंपेन्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारे फिनटेक का पार्ट एंड पार्सल है। वहां पे आपको ये चीजें अजीब लग सकती हैं अगर आप इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सीधा सीधा एक क्वेश्चन में ही पढ़ो तो। ठीक है, देन अब फिनटेक डिमोनेटाइजेशन और कोविड-19 के बाद इंपॉर्टेंट हो गया, ये सब मीन्स के लिए चाहिए, सिग्निफिकेंस प्रीलिम्स में नहीं चाहिए आपका, तो ओनली फॉर मीन्स। नाउ as per the government of India estimates, Indian fintech ecosystem is expected to reach about $150 billion by 2025 from its present level of $50 billion. So 3 times growth होगी 2022 से लेके 2025 तक, 3 सालों में। ठीक है, okay. Now, what about the regulation of fintechs presently? So, worldwide, the financial technology firms are subject to 3 types of regulations. First is activity-based, second is entity-based, and third is outcome-based regulation. ये मेंस के अंदर ज्यादा पूछने के चांस है, प्रीलिम्स में कम पूछने के चांस। एक्टिविटी बेस्ड मतलब तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। एंटिटी बेस्ड मतलब किसके ऊपर लागू होगा किसके ऊपर नहीं होगा। आउटकम बेस्ड मतलब कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा ओवरऑल एम क्या है। लेट्स से फाइनेंशियल इंक्लूजन इज योर एम, है ना। सो व्हाट इज आवर इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू फिनटेक्स राइट नाउ? So although there is no direct intervention by RBI to regulate fintechs till date, अभी हमने सिर्फ गाइडलाइंस दी हैं,
So one such example is RBI's fintech regulatory sandbox, which was established in 2018. तो हर कंपनी को पहले इसमें काम करना है, फिर उसके बाद उसको लाइसेंस मिलेगा. Another initiative by RBI to bring a section of fintechs under the purview of introduction of payment system operators license. तो जो पेटीएम जैसी कंपनीज हैं उनको लाइसेंस देने के लिए सैंडबॉक्स यूज करते थे. Then fintechs operate as peer-to-peer lending. Alternative credit scoring platforms, crowdsourcing platforms are being slowly brought under the regulatory ambit. अभी आए नहीं हैं. More recently, RBI has notified that it has firmed up a regulatory framework to support orderly growth of credit delivery through digital lending. That's what is going on. Concerns, ये भी सब means का मामला prelims में नहीं चाहिए. What should be the right approach is also a means concern. अभी नहीं चाहिए, तो means में पढ़ना. Compatible policy. So policies that target fintech firms and traditional banks proportionately, they are needed. So for neobanks, this means stronger capital liquidity and risk management requirement commensurate with their risk. For incumbent banks, greater focus on health of less technologically advanced banks. So like this. DeFi simply means digital finance. Okay. Then financial inclusion index. मैं दोबारा से बोलता हूँ, प्रीलिम्स में ना what, when, where. This is prelims. Means is why, how, suggestions, challenges, solutions, issues. ये सब मीन्स का मामला है. ठीक है. तो जब भी मैं कुछ डॉक्यूमेंट दूं आपको हैंड आउट, वो उसमें दोनों चीजें होंगी, प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट्स हमें फिर वहां पे भी यूज करना है. ठीक है. बिना एक के दूसरा अधूरा है, कॉन्टेक्स्ट तो चाहिए. तो लेकिन अभी आपने जब याद रखना है तो फिर व्हाट व्हेन वेयर पे फोकस करना है. बस फिनटेक में ये पता होना चाहिए फिनटेक क्या है, उसके दायरे में क्या आता है. ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछेंगे. वो नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. सो फर्स्ट ऑफ इज हु रिलीजेस द इंडेक्स? आरबीआई. पूरा नाम क्या है? कॉम्पोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. तो क्या बोलता है? तो इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हैज इंप्रूव्ड टू 56.4 फ्रॉम 53.9. इसका क्या मतलब? इट मींस it has improved in terms of access, usage and equality. तीन सब इंडिसेस हैं या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया जाता है. एक्सेस, यूजेज एंड इक्वालिटी. ओके. When did it all start? So it is a comprehensive index incorporating details of banking, investment, insurance, postal as well as pension sector. अब ये अपने आप में प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. Which of the following sectors are covered by the financial inclusion index of RBI? तो क्या इसमें बैंकिंग इंक्लूडेड है? यस. इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड पेंशन, सारे सेक्टर्स हैं. क्योंकि सब जगह तुम सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, सब जगह तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सब जगह फाइनेंस से रिलेटेड बात है, बोरोइंग या लेंडिंग हो रही है. ओके. नाउ इट वाज डेवलप्ड इन 2021 विदाउट एनी बेस ईयर एंड इज पब्लिश्ड इन जुलाई एवरी ईयर. बेस ईयर की जरूरत तब पड़ती है जब हमें कोई प्राइजेस के बेसिस पे कुछ कंपैरिजन करना हो, तब हम बेस ईयर यूज करते हैं. यहाँ पे तो 2021 itself will start like a base year only. पिछले साल 21 में शुरू किया, 22 में कैसा है? It's like this. ठीक है. Okay. And it is yearly, it is not monthly. Monthly में हमें base year की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें month on month prices compare करने होते हैं. To capture the extent of financial inclusion across the country, that's the broad aspect. And there are around 97 indicators for this. We don't need to study the indicators. क्या क्या parameters हैं देखिए. So the score ranges from 0 to 100. 0 represents complete financial exclusion, 100 complete or full financial inclusion. So three broad parameters are there: access, usage and quality of finance. And based upon these parameters, जिनकी weightage भी है, usage की weightage सबसे ज्यादा है. सिर्फ अकाउंट खोल लेना फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होना चाहिए ना. अकाउंट चलाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रादर मोर इंपॉर्टेंट होना चाहिए. बहुत सारे हमारे इनऑपरेटिव सेविंग अकाउंट्स हैं, लोगों ने एक बार खुलवा लिया, सारी उम्र कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, वो बैंक के ऊपर बोझ है. नोबडी इज यूजिंग देम. उनको अननेसेसरली अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा आपका. फिर क्वालिटी का मतलब होता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, कि आप एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेंडिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे,
गवर्नमेंट की सब्सिडीज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लाइक दिस. ओके. सिग्निफिकेंस अगेन मीन्स का मामला है. फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ना फाइनेंशियल इंक्लूजन है. सिंपल. Process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit when needed by vulnerable groups such as weaker section, कोई भी हो, at an affordable cost. So that is financial inclusion. ये prelims के लिए एक definition याद रखना. ठीक है. Then what are the initiatives to increase financial inclusion? So Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, everybody to have a no frill account if he or she is above 18 years of age. Then digital identity, that is Aadhaar card, Jan Dhan Aadhaar Mobile Trinity. Then National Center for Financial Education, this is for enhancing digital literacy and financial literacy. And Center for Financial Literacy Project, same approach दोनों की है. Expansion of financial services in rural and semi-urban areas by opening new branches. That is one way. And the second way is by Bank Bandhu scheme. Bank Bandhu means door-to-door banking. Okay. Then promotion of digital payments through UPI, Bheem app, and so on. Then Financial Services Institution Bureau. Now, the Cabinet Committee or Cabinet Appointment Committee has passed a government resolution to establish Financial Services Institution Bureau in the place of Bank Board Bureau. अब ये अपने आप में न्यूज में बैंक बोर्ड ब्यूरो भी रहा और उसको प्रीलिम्स में यूपीएससी में पूछा गया. अब उसको रिप्लेस करने के लिए नया बॉडी बना तो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो. ठीक है. एंड द न्यू फ्रेमवर्क वाज प्रपोज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. किस कहाँ पे रहेगा ये ब्यूरो भी, किसके कंट्रोल में रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है. क्या करेगा ये? So this bureau will select the chiefs of public sector banks and insurance companies. Actually क्या था ना, जो public sector banks के अंदर जो heads हैं, CEO, CMD, etc. इन सब की जो सिलेक्शन होती थी पहले सरकार करती थी. उस वजह से ये पॉलिटिकल पोस्ट हो जाती थी और मैनिपुलेशन होता था. अब ये सब रोकने की कोशिश की जा रही थी और उसको लेके बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया. बैंक बोर्ड ब्यूरो को ये ड्यूटी दी गई कि तुम ये अलग अलग सारी अपॉइंटमेंट्स करोगे इंडिपेंडेंट. So FSIB will have a clear mandate to issue guidelines and select general managers, directors of state-run non-life insurers, general insurers, and financial institutions. It will be a single entity for making recommendations for the appointment of whole-time directors, non-executive chairmen in public sector banks, Indian private limited companies, and financial institutions. Then Department of Financial Services will first carry necessary modification in the nationalized banks scheme of 1970-1980 as amended. Who is the chairman of this particular board? So ACC has approved cabinet appointment committee. So yeah, appointment committee of cabinet, ACC उसको बोल रहे हैं. The appointment of Bhanu Pratap Sharma as initial chairperson of FSIB for 2 years. He was firstly the chairman of BBB, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, उसी का कंटिन्यू करना है. कि काम करने का तरीका सब कुछ वही है, सिर्फ उसका नाम बदल दिया गया है. बैंक बोर्ड ब्यूरो ऐसा सुनने में लगता है कि सिर्फ बैंक्स को हैंडल कर रहा है. अब यहाँ पे ये इंश्योरेंस को भी हैंडल करेंगे, पेंशन्स को भी हैंडल करेंगे, जब भी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं उनको हैंडल करेंगे. तो इसलिए उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कर दिया. बैंक मीन्स ओनली बैंक बोर्ड ब्यूरो. सो इट इज नाउ फॉर ऑल द सर्विसेज. पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते क्या, हमने पढ़ लिया. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? सो इज एन अम्ब्रेला टर्म for companies dealing with financial and monetary transactions, including loans, deposits, and investments. So they are called financial institutions. Now, all India financial institutions are regulated and supervised by RBI. For example, there is National Bank for Financing Infrastructure Development, Export-Import Bank, BARD, National Housing Bank, and SIDBI. Bank Board Bureau क्या है? So this was formed in 2014 on the recommendations of PJ Nayak Committee. आपने ऑलरेडी पीजे नायक कमेटी पढ़ा है. Then in 2016 its constitution was approved
and a whole-time director as well as non-executive chairpersons of public sector banks and state-owned finance institutions, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते थे। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और एक पब्लिक अथॉरिटी भी है एज पर द एम्बिट्स ऑफ आरटीआई एक्ट। कहने का मतलब आप आरटीआई करके पूछ सकते हैं किसी बंदे को क्यों अपॉइंट किया गया। Ministry of Finance has the final decision-making authority with the appointments in consultation with the Prime Minister's office. किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के जो मैनेजर हैं वो इस तरह से अपॉइंट होते हैं। आज भी सारा सिस्टम सेम ही है, ठीक है। इट इज जस्ट दैट उसका नाम बदल दिया गया। फंक्शंस क्या हैं? So apart from recommending the personnel for PSBs, the Bureau had been assigned with the work of recommending personnel for appointment as director in government-owned insurance companies. सिर्फ बैंक से नहीं, insurance companies में भी हैं. Formulate appropriate strategies for their growth and development. So Delhi High Court struck down the BBB's power to select the directors of public sector undertakings, general insurance companies, and the government has already implemented the verdict by cancelling all appointments of then serving directors who were elected by BBB. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि इसके पास वैलिड अथॉरिटी नहीं है, so it couldn't select the general manager and director of the state-run general insurance as it was not a competent body. इस तरह से कहा गया, तो इसलिए उन्होंने अब competent body बनाया है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, जो अलग से एक बोर्ड बना गया है FSI, ठीक है। सो बस प्रीलिम्स में इसको लेके 2-3 क्वेश्चन बनने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही बनना चाहिए कि इसने रिप्लेस किसको किया, बैंक बोर्ड ब्यूरो। दूसरा क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स के लिए कहाँ कहाँ रिकमेंडेशन दे सकता है। फिर इन रिकमेंडेशन पे फाइनल डिसीजन किसका है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद PMO, उसका फाइनल डिसीजन है। तो ये 3 पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। फाइनल डिसीजन मेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, it has replaced bank board bureau, it will give recommendations for all kind of public sector financial institutions. Okay, next is cooperative banks. So recently Minister of Home Affairs and Cooperation Amit Shah had addressed a conclave organized by the National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies, emphasizing the need for reforming the urban cooperative banks. So NAFCUB is an apex level promotional body for urban cooperative banks and credit societies limited in the country. So objective is to promote urban cooperative credit movement. है क्या cooperative bank? Cooperatives की ना जो शुरुआत हुई है वो अंग्रेजों के जमाने से हो चुकी है। इनफैक्ट 1912 से इनकी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से फॉर्मल कोऑपरेटिव्स बनाए जा रहे हैं इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले कोऑपरेटिव्स जो थे, दे केम आउट इन एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। फार्मर्स आपस में एक दूसरे के लिए एक फंड बना के उसमें से एक दूसरे को क्रेडिट दे सकते हैं। दैट काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड। लेटर ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस पूरी कोऑपरेटिव मूवमेंट चली। कोऑपरेटिव्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो कोऑपरेटिव्स को लेके कोई भी जो लॉ बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। इस वजह से वहीं पे कोऑपरेटिव एक्ट आता है। अब 2 तरह के कोऑपरेटिव्स हमारे लिए आज फंक्शनल हैं। एक तो कोऑपरेटिव्स हैं जो एक स्टेट में ही ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरे कोऑपरेटिव्स हैं जो मल्टी स्टेट्स हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, दे आर नाउ बीइंग रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक है। और जो विद इन द स्टेट काम कर रहे हैं उनके ऊपर ड्यूअल रेगुलेशन है। एक तो देयर इज अ कोऑपरेटिव्स के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो एक तो इसकी रेगुलेशन है और दूसरी RBI की रेगुलेशन है। ज्यादा जिम्मेदारी इसकी, RBI सिर्फ इसको ओवरसी करता है। तो स्टेट लेवल पे जो सिर्फ काम कर रहे हैं वो ड्यूअल, और इधर सिर्फ RBI, इस तरह से। लेट्स सी। So it is an institution established on cooperative basis. जैसे वेरका भी एक cooperative है, अमूल एक cooperative है, like this, to deal with ordinary banking business. But cooperative bank एक different entity है और cooperative एक different entity है, ये भी समझ लो, ठीक है। The cooperative banks are founded by collecting funds through shares, accepting deposits and granting loans. They are cooperative credit societies
where members from a community group together extend loans to each other at favorable terms. So they are registered under the Cooperative Societies Act of the state concerned. जैसे मैंने कहा कि कोऑपरेटिव सारी जो है वो स्टेट के अधीन होती हैं, और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 ये सेंटर के अधीन है. द कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय टू बेसिक रेगुलेशंस हैं. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो कहने का मतलब आरबीआई, एंड बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955, दैट मींस द स्टेट गवर्नमेंट. अब दो तरह की हमारे हैं, एक अर्बन कोऑपरेटिव है, एक रूरल कोऑपरेटिव्स होते हैं. तो क्या क्या एंटिटीज, इनके फीचर्स क्या हैं, कैसा होता है कोऑपरेटिव बैंक? फर्स्ट इज देयर कस्टमर ओन्ड एंटिटीज. तो कोऑपरेटिव बैंक मेंबर्स आर बोथ कस्टमर्स एंड ओनर्स ऑफ द बैंक. कोई भी कोऑपरेटिव बैंक होगा, जैसे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसमें जिसका भी लोन अकाउंट, सेविंग अकाउंट कुछ भी चलता है, तो उसका ओनर भी है बैंक का और उसका कस्टमर भी है. लाइक दिस. देयर इज अ डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल. So basically, they democratically elect a board of directors of the bank, and members usually have equal voting rights. There is one person, one vote. Profit allocation. Significant part of the yearly profit, benefits, or surplus is usually allocated to constitute reserves, and a part of this profit can also be distributed to the cooperative members with legal and statutory limitations. तो cooperative bank जितना पैसा कमाएगा, उसका कुछ पार्ट तो कैपिटल बढ़ाने के लिए चलेगा और कुछ पार्ट लोगों को साथ भी शेयर किया जाएगा जो भी उस बैंक के मेंबर्स. फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो डेफिनेटली रूरल मासेस के लिए बहुत अच्छा है. दे प्रोवाइड चीप क्रेडिट टू रूरल मासेस. अर्बन कोऑपरेटिव्स कैसे हैं? तो जो भी अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में लोकेटेड हो उनको अर्बन कोऑपरेटिव बोलते हैं. नाउ, so there are urban cooperative banks, primary agricultural credit societies, regional rural banks, and local area banks. So they could be considered as a differentiated banks as they operate in localized area. इनका स्ट्रक्चर कैसे चलता है, लेट मी टेल यू. हमारे यहाँ पे एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बनता है पहले स्टेट लेवल पे. So you are not audible. So you are not audible. Sir, you are not audible. No, sir. There is a little glitch going on in the Microsoft Teams right now. Is it operational? अभी आवाज सुन रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good.
ये न्यूज में आ ही रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का कुछ थोड़ा इशू चल रहा है बैकएंड से, तो आई वाज थिंकिंग कि अभी शायद बंद हो गया होगा दोबारा से। एनी हाउ, चलिए लेट्स बिगिन आवर वर्क, वापस चलते हैं। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Okay. I don't need to wear them. I think if I just place them here, so you should be able to listen to me well. I hope this is audible well now. Yes, एक sir. बार कंफर्म कीजिए। Yes, sir. ठीक है, okay. So as far as this state cooperative banks are concerned, so इनका एक स्ट्रक्चर है। जब भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक खोलना होता है तो स्टेट गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है अपने लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है। सो स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के बेसिस पे दिस विल बी फॉर्म्ड। अब इसका स्ट्रक्चर है 3 tier। सो स्टेट लेवल पे देयर इज अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट डीसीसीबी, सेंट्रल लेवल का एक कोऑपरेटिव ब्रांचिंग इनकी अलग बनती है डीसीसीबी का। फिर उसके बाद जो रूरल लेवल पे या स्मॉल सेमी अर्बन एरियाज में देयर इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या ब्रांच एंड देन देयर इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इस तरह से 3 tier स्ट्रक्चर जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स का चलता है। अब इनमें से सारे जो ये हैं अलग अलग तरह की सारी फैसिलिटीज दे सकते हैं, चाहे होम लोन है, कार लोन है, सब करते हैं, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक का आर्किटेक्चर अलग है। आरआरबी जितने भी हैं दे आर फॉर्म्ड अंडर आरआरबी एक्ट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट 1975 में एक रीजनल रूरल बैंक एक्ट बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और उसके तहत पहला आरआरबी जो है प्रथम बैंक वो शुरू किया गया था, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पे तो एक लाइन में लिखे ना, सो हेंस आई थॉट इट शुड बी क्लैरिफाइड। लोकल एरिया बैंक्स बेसिकली इसी का एक आगे नेक्स्ट स्टेप है। लोकल एरिया बैंक इज जस्ट अ ब्रांच। वो उसमें एक मॉडल आया था हमारे पास कि जो जैसे एसबीआई है या आईसीआईसीआई है, वो अपने लेवल पे कोई लोकल एरिया बैंक चलाएंगे। सो दैट काइंड ऑफ scheme came out, local area banks. So all of them are the various ways to enhance the credit facilities at the local level. Okay. Now till 1996, these banks were allowed to lend money only for non-agricultural purposes. This distinction does not hold today, and these banks were traditionally centered on communities and local work groups as they essentially lent to small borrowers and businesses. Today, their scope of operation has widened and considerably. Okay. Now, what are the challenges faced by these cooperative banks? ये again means का मामला है, अभी नहीं चाहिए। Like I said, there is a dual control. So state registrar भी है और आरबीआई भी है, ठीक है। आमतौर पे मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन यहाँ पे बहुत होती है। Recently there was news about Punjab and Maharashtra cooperative bank, यहाँ पे स्कैम चल रहा था because of growing financial mismanagement. And there is a declined agricultural lending, क्योंकि मेनली इनको बनाया गया था एग्रीकल्चरल लेंडिंग के लिए जितने भी हैं, ताकि रूरल एरियाज में अब ज्यादातर एग्रीकल्चर ही है देखा जाए तो, और अगर वहां पे भी ये लेंडिंग ठीक से नहीं कर रहे तो फिर और इनका काम क्या है, ठीक है। जो ऑडिटिंग है उसमें ठीक से कंप्लायंस नहीं है, लिमिटेड कवरेज है, लेकिन ये चीजें मीन्स में ज्यादा याद रखें। रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? सो इन जनवरी 2020 RBI revised the supervisory action framework of the urban cooperative banks. रूरल वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले थे, कहने का मतलब स्टेट रजिस्ट्रार के अंदर। अर्बन में क्या होगा? The central government approved an ordinance to bring all urban and multi-state cooperative banks under direct supervision of RBI. तो अब डिवीजन कैसे चल रही है? Right now, there is a state cooperative bank, then there are multi-state cooperative banks, and ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में देयर इज अर्बन एंड रूरल, दो तरह से वर्कआउट करते हैं। इनमें से मल्टी स्टेट और अर्बन अब आरबीआई दिखेगा, और यहाँ ड्यूअल कंट्रोल रहेगा, एक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दूसरा आरबीआई, ठीक है। इन 2021 RBI appointed a committee that suggested a 4-tier structure for urban cooperative banks.
ऑलरेडी एक 3 टियर स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज और टॉप पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब 4 टियर स्ट्रक्चर की बात करें, उसमें क्या क्या है देखिए। सो टियर 1 विद ऑल यूनिट्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सैलरी अर्नर्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड ऑल अदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैविंग डिपॉजिट्स अप टू ₹100 करोड़, तो टियर 1 कर देंगे। टियर 2 जिसमें 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक के डिपॉजिट है। टियर 3 1000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक के जो डिपॉजिट्स हैं। देन टियर 4 विद डिपॉजिट्स मोर देन 10,000 करोड़। सो बेसिकली बेस्ड ऑन डिपॉजिट ये कह रहे हैं कि अलग अलग टियर क्रिएट किए जाए, ना कि वो हायरार्की जिस तरह से वो अब चल रहे हैं। दैट इज द रिकमेंडेशन, सजेशन, दिस इज नॉट हाउ इट हैज एक्चुअली हैपेंड। अभी भी सिस्टम वही चल रहा है, जो इनका 3 टियर अप्रोच है वो चल रही है, एंड दैट इज अ हायरार्किकल अप्रोच। टॉप पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एंड फिर इसके नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। जब डीमोनेटाइजेशन किया था तो सबसे ज्यादा जो आया था वो इन्हीं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की वजह से आया था। मैं ये पहनता हूँ तो थोड़ा अजीब तो नहीं लग रहा कि मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम सुनाई देगी, अदरवाइज चलेगा। जस्ट वन टाइम एनीबॉडी ट्राई, कुछ बोलने की कोशिश करो। सुन रहा हूँ, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, मुझे भी सुन ही रहा है, चलेगा। ओके, दैट्स इट, आगे चलते हैं। सो पेमेंट विजन 2025 ऑफ आरबीआई। So RBI has come out with a new vision, Payment Vision 2025, with an objective to provide easier, safe, secure, fast, convenient, accessible, affordable e-payment options. So basically ना इस पे prelims में अगर पूछना हुआ यूपीएससी ने तो ये बोलेंगे Payment Vision 2025 has been recently given out by which of the following? RBI। बस हम हमें लगेगा पता नहीं क्या ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन prelims में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। Theme, this is the second prelims question. So e-payments for everyone, everywhere, every time. 4 E's. ये वाला E भी है बीच में, ठीक है? 1, 2, 3, 4. So what is the theme of Payment Vision 2025 given by RBI? So that is the second question that they can ask. Okay. Then इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है प्रीलिम्स के लिए, पढ़ने के लिए मींस में चाहिए, ठीक है? Then move on. Significance, ये सब everything is for means, not for prelims. Achievements also, same thing, not to be considered right now. Surety bonds. So surety bonds ये है क्या, देखिए recently, पहले तो यही समझो कि bond क्या होता है। See, bond is a kind of a legal agreement. जब भी हम financial liability वाला कोई भी legal agreement sign करते हैं, तब हम बोलते हैं कि it is like a bond. It must have a financial liability for it to be called as a bond. Okay? चाहे उसमें पेनाल्टी हो, चाहे किसी भी तरह की फाइनेंशियल लायबिलिटी हो। अब श्योरिटी बॉन्ड्स क्या हैं, लेट्स सी। So Ministry of Road Transport and Highways has asked the IRDAI to develop a model product on surety bonds in construction, in consultation with the general insurers. Let's see what it is. So it can be defined in its simplest form as a written agreement to guarantee compliance, payment or performance of an act. Actually क्या है ना, जब सड़क बनाई जाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज काम करती है, MORTH। इसके अधीन एक बॉडी है NHAI। अब लेट्स से NHAI को एक नेशनल हाईवे बनाना है, अब इसके लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेगी, PPP एग्रीमेंट, ठीक है? जिस भी प्राइवेट ठेकेदार को एक ठेका दिया जाएगा सड़क बनाने के लिए। अब उस एग्रीमेंट के तहत व्हाट इट विल ट्राई एंड डू, इट वुड वांट कि मुझे इतनी सड़क इतनी देर में इतने पैसों में बना के दो। तो देयर इज अ सर्टेन कंप्लायंस व्हिच इज नेसेसरी विद रिस्पेक्ट टू मनी, विद रिस्पेक्ट टू टाइमलाइन आल्सो। बहुत बार हम देखते हैं ये प्रोजेक्ट डिले हो जाता है इनकी नालायकी की वजह से, या ये जानबूझ के डिले करते हैं। क्यों? उसके पीछे ये कारण है कि सरकार की तरफ से इनको पैसा तो सैंक्शन हो जाता है,
और उस पैसे पे ये बैठ के ब्याज खाते रहते हैं। अब करोड़ों का मामला है। लेट्स से एक आजकल क्या होता है ना, जो जैसे 8 लेन हाईवे बनती है तो उसकी कॉस्टिंग 4 करोड़ से लेके 6 करोड़ पर किलोमीटर आती है। सपोज करो किसी को 100 किलोमीटर सड़क का टेंडर मिला हुआ है, सो 600 करोड़ के आसपास की बैंक लिमिट गवर्नमेंट के द्वारा उनको जारी हो जाती है, बैंक क्रेडिट लिमिट बोलते हैं इसको। अब उसमें से ये पैसा विड्रॉ करके सपोज करो कि किसी इन्वेस्टमेंट में कहीं पे भी लगा दें, और सड़क जो है वो धीरे धीरे बनाते रहे। इट्स लाइक दिस। तो ये 600 करोड़ की लिमिट को ज्यादा एंजॉय करते हैं, और ये लिमिट तब तक ही है जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता आपका, उसके बाद ये लिमिट खत्म है। And that's the how this thing goes, and they would want to delay it by 2-3 years so that इसका इंटरेस्ट अगर वो 5% के बेसिस पे भी कमा पाए तो बहुत कमा जाएंगे। ठीक है, ओके। So surety is a unique type of insurance because it involves 3-party agreements. So the 3 parties in a surety agreement are: first is the principal, so that is the party that purchases the bond and undertakes the obligation to perform an act as promised. Then there's the surety, that is the insurance company or the surety company that guarantees the obligation will be performed. And if the principal fails to perform that, then the surety is contractually liable for losses sustained. तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी बन जाएगी, उसको पैसा भरना पड़ेगा अगर कोई भी लॉस होता है सरकार का। Then there is an obligee, so the party who requires and often receives the benefit of the surety bond. For most surety bonds, the obligee is a local, state or federal government or the organization. ये आपको श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, जिसमें वो ये पूछ सकते हैं which of the following can be the obligee of the surety bond? Which of the following is the can be termed as a surety in surety bond? ठीक है, what is a surety bond? तो ये प्रीलिम्स में चाहिए हमें पूरा। ठीक है, okay. So surety bond is basically a service provided by an insurance company on behalf of the contractor to the entity which is awarding the project, which is the obligee. कुल मिला के वो टाइमली डिलीवर करे प्रोजेक्ट को, सरकार का नुकसान ना करे, इन सब चीजों के लिए ये बनाया जाता है। सो बेनिफिट्स क्या हैं? इट प्रोटेक्ट्स द बेनिफिशियरी अगेंस्ट द एक्ट्स और इवेंट्स दैट इंपेयर द अंडरलाइंग ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रिंसिपल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने उत्तराखंड में सड़क बनाने का किसी को ठेका दे दिया, अब डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर। अब उसके केस में वो बंदा बोले कि जी प्रोजेक्ट तो मैं अब नहीं दे पाऊंगा। गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करता है इस चीज को कि डिजास्टर आ गया, उसके भी हाथ में नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट का नुकसान तो हुआ, अब वो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो इस चीज के लिए ये श्योरिटी बॉन्ड्स होना जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट मनी इज ऑल्सो टैक्स पेयर्स मनी ना, दैट ऑल्सो नीड टू बी इंश्योर्ड अगेंस्ट सच काइंड ऑफ इश्यूज। ओके, सो दैट्स द कंसर्न। सो 3 लोग हैं। फर्स्ट इज द इंश्योरेंस कंपनी हु इज प्रोवाइडिंग द श्योरिटी, then there is the principal who purchases the bond from the insurance company and agrees to perform the work, and then there is the obligee that requires that the principal purchase the bond to attain license or perform a service, usually a government agency. ठीक है, सो ये सारे श्योरिटी बॉन्ड्स और इनके साथ रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। देन ये थोड़ा रिपीट यहाँ पे लास्ट में हो रहा है, लीव इट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो फार सो गुड, क्लियर हो गया? अब इसको इसी की जैसा क्वेश्चन देखो, पीछे 2016 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा मसाला बॉन्ड्स न्यूज में थे, तो वो क्या है देखिए। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन व्हिच ऑफर्स दीज बॉन्ड्स इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो इज इट ट्रू? यस, जैसे मीगा है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, वैसे ही आईएफसी है। Then they are rupee denominated bonds and are a source of debt financing for the public and private sector. Debt financing कहने का मतलब borrowing करने का तरीका है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इसको लेके करेक्ट थी। ऐसे ही श्योरिटी बॉन्ड्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज इट फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हमें शुरू करना है दैट इज द फिस्कल सिस्टम। फिस्कल सिस्टम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो है डेफिसिट्स के अराउंड, हमने पहले भी डिस्कस किया
लाइक फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये वाली चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। सो वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे हुए हैं। सो लेट्स डील विद देम। गिव मी अ मोमेंट। विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So as far as fiscal system is concerned, आर्टिकल 112 टॉक्स अबाउट द बजट। हमने इसके साथ रिलेटेड सारे आर्टिकल्स पहले भी देख चुके हैं क्लास में। 110 में मनी बिल है, देन 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 114 के अंदर अप्रोप्रिएशन बिल है, जिसके बेसिस पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालना अलाउ किया जाएगा व्हेनेवर इट पासेस एज अप्रोप्रिएशन एक्ट। 116 के अंदर वोट ऑन अकाउंट है और वोट ऑफ क्रेडिट है, 116A एंड B। देन 117 के अंदर फाइनेंस बिल्स हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, अलग अलग तरह के फाइनेंस बिल हैं। कैटेगरी 1 जो होता है दैट इज अंडर 117 क्लॉज A, विच इज फॉर रेवेन्यू पार्ट। सो रेवेन्यू का मतलब है टैक्सेशन। अब टैक्स लगाने की जो जिम्मेदारी या पावर है वो सिर्फ लोकसभा के पास है, इसलिए सिर्फ लोकसभा में ही आता है। एंड देन देयर इज 117 क्लॉज C विच इज फॉर द एक्सपेंडिचर पार्ट। अब खर्चा जो है वो कोई भी बता सकता है, लोकसभा भी बता सकती है, राज्यसभा भी बता सकती है, तो इसलिए ये कहीं पे भी आ सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। ऐसे ही मनी बिल जो है ये सिर्फ लोकसभा में आता है, ठीक है। सो दैट्स द वे द थिंग्स गो। ओके, सो what all is provided by the annual financial statement? So it is the estimate of revenue and capital receipts which are going to happen in the next financial year. The ways and means to raise the revenue, ये prelims में चाहिए, पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। The estimates of expenditure, then the details of actual receipts and expenditure of the closing financial year, the reasons for any deficit or surplus in that year, then the economic and the financial policy for the coming year. That means the taxation proposals, किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप क्या चेंजेस करने वाले हैं। अब क्या है ना, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए तो जितने भी प्रपोजल हैं वो जीएसटी काउंसिल है हमारे पास, तो जीएसटी काउंसिल की टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती हैं और उसके थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल सारा साल आते रहते हैं। इस वजह से बजट में ज्यादातर डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स आते हैं। दैट मींस योर इनकम टैक्स, द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, उस पे prospects of revenue, spending program, introduction of new schemes or projects. So that's what you get from the economic and financial policy. इसको अलग से याद रखना है और बजट वाली पूरी भी याद रखनी है कि क्या क्या होता है। अब हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट बजट दो तरह से डिवाइडेड है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू का कंसर्न ऑपरेशनल एस्पेक्ट से है और कैपिटल का कंसर्न फाइनेंशियल एस्पेक्ट से है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीव्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरह से डिवाइड होता है। रेवेन्यू रिसीव्स में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, देन टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह से आती है, ठीक है। इसकी अच्छे से हम पूरी डिटेल्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अगर किसी को चाहिए तो लेक्चर है, नहीं देखा तो उसमें देख सकता है। अब इसके करंट अपडेट्स क्या है। सो देयर इज अ कवरेज फ्रॉम मार्च दैट आई हैव टेकन। पिछले साल का बजट भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो मार्च टिल नाउ जो हुआ, जैन 2023, अभी फरवरी में, कहने का मतलब कल तक आपके पास, परसों तक नया बजट आ जाएगा। कल इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा 31 जैन, या सो वी विल बी रेडी विद दैट आल्सो। सो वी विल बी एबल टू इंक्लूड दैट, सो वी आर राइट ऑन टाइम। ठीक है। सो द इंडियन रुपी depreciated by around 10% against US dollar in the last 1 year, and this is the worst performing Asian currency in 2022. मतलब इतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन किसी भी और करेंसी में नहीं हुई जितनी इंडियन रुपी में हुई। बाकियों में भी हुई है 6%, 7%, 8%, लेकिन हमारी 10% सबसे ज्यादा है। अब ये क्यों हुई, इससे रीजंस आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो एक तो पहली ये स्टेटमेंट आएगी, इंडियन रुपी depreciated the most in Asian currencies in 2022. So that's a true statement. Secondly, the reason for that, so mainly on account of appreciation in US currency. इसको लेके तो बड़े मीम्स बने थे सोशल मीडिया में, जैसे सुखबीर बादल was shown saying कि ਅਸੀਂ नहीं हारे, सानू वोटां घट पईयां। ओके,
So हम हारे नहीं है, वोट्स कम पड़ी हमें. So anyhow, on safe haven appeal and fears of recession and inflation across many parts of the world and the Russia-Ukraine war. तो चार बेसिक कारण है. Appreciation of US dollar, recession in the world economy, inflation in many parts of the world, and the Ukraine-Russia war. Okay. Now, how did the rupee perform? So we were going at a lifetime low of 83.82 rupees against the dollar. And बाकी करेंसीज में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे. बाकियों की हमारे को टेंशन नहीं है. ठीक है. आरबीआई हेविली इंटरवीन्ड इन द फॉरेक्स मार्केट टू डिफेंड द रुपी. जब भी रुपी की वैल्यू अब बहुत ज्यादा गिरती है, तो उस टाइम पे आरबीआई इंटरवीन करता है. वो क्या कर सकता है? वो डॉलर सेल करता है. डॉलर सेल करने से क्या होगा? देखिए, रुपये की वैल्यू गिरने के पीछे यही इक्वेशन है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ओवर सप्लाई. जब कभी रुपये की सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई विल बी मोर, देन इट्स वैल्यू विल कम डाउन. इन्फ्लेशन यही है ना, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू थिंग्स. और जब कभी डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो डॉलर की वैल्यू भी नीचे आ जाएगी हमारी इकोनॉमी के अंदर. आमतौर पे हमारी इकोनॉमी में डॉलर की सप्लाई कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? या तो हम उतनी चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से हम कम डॉलर्स अर्न कर रहे हैं, या फिर हमारे यहां से डॉलर बाहर ज्यादा जा रहा है, इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास डॉलर्स की कमी है. या फिर रेमिटेंसेस इंडिया में कम आ रही हैं, जो डॉलर्स के टर्म्स में रेमिटेंसेस आनी चाहिए थी एनआरआईज की या किसी की भी. या फिर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कम आ रही हैं. यही कुल मिला के चीजें होती हैं. तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इज द मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो वो अपने डॉलर्स मार्केट में फ्लड करने शुरू करता है और रुपीज लेने शुरू करता है. बैंक्स के साथ, स्पॉट मार्केट्स के साथ ही एक्सचेंज करना शुरू करता है इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स. फॉर एग्जाम्पल, so since the beginning of 2022, countries' foreign exchange reserves have fallen by $70 billion. It stood at 562 as of 23rd December 2022. ये कम होने के कई सारे कारण हैं. देखिए कौन कौन से कारण हैं, reasons. First, the US Fed, that is the Federal Reserve, aggressively raised interest rates by 425 basis points in 2022. कहने का मतलब 4.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया. इसका मतलब क्या है? तुम अगर यूएसए में सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे रखोगे, तो तुम्हें कुछ एक पहले तो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, अभी प्लस 4.25% और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. इसका क्या मतलब हुआ? यूएस इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तो 3% है. तो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है, तुम सेविंग अकाउंट में पैसे रखो. वर्ल्ड इकोनॉमी भी ग्रोथ रेट क्या है? 3% है, और हो सकता है और कम हो जाए बिकॉज ऑफ द रिसेशन फियर्स, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो जब वहां से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो वो ये सोच के करते हैं कि भाई ओवरऑल जीडीपी जो ग्रोथ है वो 3% के आसपास, वो ये मान के करते हैं. अगर उनको घर बैठे 6.5% मिल रहे हैं, वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? उनके लिए तो ये सेफ हेवन है ना. तो वो क्या करते हैं कि इधर उधर जो एफडीआई, एफपीआई इधर उधर पैसा जमा कराया होता है उसको निकालते हैं और अपनी ही इकोनॉमी में सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं. दैट इज बेटर. सो दिस हेल्प्स in reducing inflation in USA, and this led to a higher interest rate differential between US and India, and the investors pulled out money from domestic market and started investing in US market to take advantage of higher rates. Simple. किसी को क्या जरूरत है फिर इंडियन प्रोडक्ट्स या इंडियन में कुछ करने की? फिर जो यूएस वाले बंदे हैं वो उधर ही इन्वेस्ट करेंगे अपना. इतना क्लियर हुआ? हेलो हेलो. Yes, इसके sir. बारे में हमने कल भी बात की थी, लास्ट लेक्चर में भी. सपोजिंग मुझे अपने बैंक में रख के 10% सेविंग रेट मिल रहा है, सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करूंगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 7% है. ये मेरे लिए सेफ ऑप्शन है, मैं इधर ही रखूं, मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है? यही
यही चीज यूएस में बैठे बंदे भी सोच रहे हैं कि मुझे क्यों एफडीआई एफपीआई ये सब सिरदर्दियां लेनी है, मेरे सेविंग अकाउंट में मेरे को पैसे मिल रहे हैं. इट्स लाइक दिस. ओके, सो यू सी इन 2022 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है pulled out rupees 1.34 lakh crore from the Indian market, and this is the highest ever net outflow. पैसे बाहर गए हमारी इकोनॉमी से. Russian invasion of Ukraine accentuated the FPI withdrawals with global economic slowdown, making inflows tougher. तो अब यूरोपियन इकोनॉमीज में अपनी टेंशन चल रही है. सिर्फ अमेरिका तो इन्वेस्टर नहीं है ना, यूरोप भी इन्वेस्टर है, तो इस वजह से भी एक इशू आ रहा है. So what may be the impact of depreciation on Indian economy? अब करेंसी डेप्रिसिएशन से होता क्या है? पहली तो हमने ये देखना था कि करेंसी डेप्रिशिएट होती क्यों है. What is the reason? How can it depreciate? So it depreciates because the dollar is less available. Very simple. Less available. When it becomes less available, when it is either exports are going down, imports going up, less available in Indian economy. ये भी लिखने वाली बात है. In Indian economy. ठीक है. And the other thing can be FPI, foreign portfolio investments going down or outflow of dollar हो रहा है. ठीक है. So these are the core concerns due to which dollar is less available in the country. अब रुपये की डिमांड उतनी है नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में. ठीक बात है. तो इस वजह से हमारी करेंसी की जो स्ट्रेंथ बनती है वो इन्हीं चीजों के बेसिस पे बनती है. जब भी ऐसा हो तो आरबीआई के पास क्या ऑप्शन है? इट इज टू मेक डॉलर मोर अवेलेबल. दैट इज देन द जॉब ऑफ आरबीआई, मोर अवेलेबल इन इंडियन इकोनॉमी. वो क्या करेगा? आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है तो उसमें से इट विल मेक डॉलर मोर अवेलेबल टू द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि आरबीआई इज द मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया. तो वो डॉलर सेल करेगा मार्केट में, रुपये खरीदेगा, उसे रुपये की सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस करेक्शन होगा रुपये करेंसी का. यहां तक बिल्कुल क्लियर है? काइंडली कंफर्म. ओके, Yes, sir. ठीक है. अब इसके रुपये की जब वैल्यू कम होती है या हमारी करेंसी जब डेप्रिशिएट करती है तो इससे हमें क्या फायदा होता है? पॉजिटिव्स क्या है? सो वीकर रुपी should theoretically give a boost to India's exports, but in an environment of uncertainty and weak global demand, a fall in external value of rupee may not translate into higher exports. आमतौर पे हम ये बोलते हैं कि एक करेंसी एडवांटेज क्रिएट होता है जब कभी भी रुपया वीक हो जाए. डॉलर के मुकाबले, $1 के मुकाबले लेट से किसी को 50 रुपए मिल रहे थे, अब अगर उसको 100 रुपए मिलने शुरू हो जाएं तो जिस बंदे ने $1 खर्च करके कुछ खरीदना था उसका बेनिफिट है ना. इस वजह से रुपए या मतलब इंडिया से खरीदना उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा. सो देयरफॉर द एक्सपोर्ट्स शुड गो अप. इट ऑफर्स अ करेंसी एडवांटेज. बट एक्सपोर्ट गोइंग अप, उसके पीछे दो कंडीशंस हैं. पहली बात तो तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए. दूसरी बात, जो खरीदने वाला है उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए खरीदने के लिए. अगर खरीदने वाले की हालत बुरी है, बेचने वाले के पास कुछ बेचने के लिए ज्यादा है नहीं, तो फिर दोनों ही कंडीशंस नेगेटिव हो गई, तो करेंसी एडवांटेज आपको मिल नहीं पाता. देन नेगेटिव क्या है? अब यही रिलेशनशिप दूसरी तरफ से अगर देखोगे, अभी मेरे को 50 रुपए खर्च करके $1 की चीज मैं इंपोर्ट कर पा रहा था, अब मुझे 50 की बजाय 100 रुपए खर्च करके मिलेंगे, तो मेरा नुकसान है ना. दैट इज द नेगेटिव. तो इंपोर्ट के एंगल से मेरे पास एक करेंसी डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाता है. सो देयर इज अ रिस्क ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. जो भी चीजें मैं इंपोर्ट करूंगा वो महंगी इंपोर्ट करूंगा. ठीक है. सो इंडिया मेक्स मोर देन 2/3 ऑफ इट्स डोमेस्टिक ऑयल रिक्वायरमेंट थ्रू इंपोर्ट. इसीलिए सबसे ज्यादा जब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की बात होती है तो वो
ऑयल प्रोडक्ट्स में होती है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब में। एंड इंडिया इज वन ऑफ द टॉप इंपोर्टर्स ऑफ एडिबल ऑयल ऑल्सो, खाने पीने के लिए। सो इन चीजों में फूड प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। नाउ व्हाट इज द आउटलुक फॉर रूपी? बुरा ही लग रहा है मुझे तो। So even though it remains weak in the near future, depreciation in local currency may not continue for a longer period as India remains the fastest growing economy. अपने आप को दिलासा देने वाली बातें हैं। 2011 में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे 42 रुपीज से लेके 45 की वेरिएशन आती थी फॉर $1। ठीक है, अभी है 2022 खत्म हो गया, 2023 चल रहा है। 10 साल का अगर आप कंपैरिजन मान के चलो, 10-12 साल का, तो क्या हो रहा है? अभी इट इज 83 रुपीज, 82 रुपीज मान के चलो, जो अब आज का प्राइस है दैट इज 82 रुपीज। सो ऑलमोस्ट डबल हो गए। इट हैज लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, ऐसा कह सकते हैं। ओवर द लास्ट 10 years, डॉलर rupee has lost half of its value. Another 10 years, what is going to happen? The big question mark. How far are we going to be आत्मनिर्भर in terms of oil? मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि एडिबल ऑयल में तो फिर भी हो जाए, लेकिन जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल, उधर तो नहीं होने के चांस। इतना क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में ट्रांजिशन हो जाएगा, फिर भी ऑयल की डिमांड तो रहेगी हुई, थोड़ी बहुत फर्क पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये 120 के आसपास आ जाना चाहिए फॉर $1। सो इट इज अ गुड टाइम फॉर यू टू क्रिएट अ डॉलर बेस्ड अर्निंग। कभी भी ना आपको इसको नेगेटिव में नहीं देखना, पॉजिटिव में देखना है। Yeah. So it's a good time for you to create something which is earning you money in dollars. Maybe publish a book. Okay. So terminal interest rate for the US Fed was anticipated, but it cannot be the case that their monetary policy will be tightened endlessly, and the tide will surely turn. Monetary policy tightening वहां पे भी चल रही है, हमारे भी जैसे कुछ हद तक monetary policy tightening हो सकती है ना, उसके बाद हमारी भी इकोनॉमी में स्क्वीज ज्यादा आता है। क्योंकि देखिए, जब हम बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी हैज एन अकोमोडेटिव स्टैंस, अकोमोडेटिव स्टैंस कहने का मतलब यही होता है ना कि रेट्स और रेशियोज लो रखे जाएंगे। अब रेट्स और रेशियोज लो रखे जाएंगे तभी जाके इन्वेस्टमेंट पिकअप करेगी। अभी यूएस में अगर रेट्स हाई किए गए हैं तो इन्वेस्टमेंट उधर भी नीचे जाएगी। अभी तो चलो फिर भी चल रहा है, बिकॉज यूएस फेड ना ये देख लेता है कि एफपीआई कितने हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स यूएस से बाहर कितनी जा रही है। एटलीस्ट जब भी यूएस फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाता है तो ये एफपीआई वापस आ जाते हैं, एकदम से अपने शेयर बेचते हैं, हर कंट्री में वापस आ जाते हैं। दिस हैपेंस विद इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, एंड दिस करेक्ट्स द इन्फ्लेशन राइट अवे विद इन 2 to 3 months, और फिर शांति हो जाती है। फिर उसको लेके फिर कोई चिंता नहीं करता, फिर वो धीरे धीरे इनको कम करता रहता है रेट्स को। लेकिन जब बढ़ाता है तो एकदम से बढ़ाता है, जैसे अभी देखा 425 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, तो वो वैल्यू फिर एकदम से बढ़ती है और उनको ये पता है कि ये होगा, एंड देन इट सेटल्स डाउन, नो प्रॉब्लम। ओके, सो व्हाट इज एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी? जब तो देखो मार्केट के हिसाब से हो, मार्केट डिटरमिन्ड किसी करेंसी की प्राइस दूसरे के हिसाब से बढ़ जाए या कम हो जाए, तब हम बोलते हैं एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिवली। ओके, एंड दिस इज ऑलवेज बाइलैटरल इन नेचर। जब हम ये देख रहे हैं तो एक चीज होती है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन होता है जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू खुद गिराए, दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन इज जब मार्केट के बेस पे हो रही है, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बस ये याद रखना है, बेसिक थिंग। ओके, सो अब इसको लेके क्वेश्चन क्या है, देखिए, which of the following is one of the most likely measures for government or RBI takes to stop the slide of Indian rupee? 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, क्या कर सकता है? Curbing imports of non-essential goods and promoting exports. इससे डेफिनेटली डॉलर बचेंगे और कमाए जाएंगे। उसके Not audible, sir.
Sir, you are not audible. So you are not audible. Not audible, sir. Audible now? Yes, sir. Okay. पता नहीं आज बीच में issue हो रहा है. What reasons I can say. So where did you lose me? ये वाला question discuss कर रहे थे. Was it audible till then? No, sir. First part पे sir. A पे. A पे. Okay. So basically अगर imports कम करती है government नॉन एसेंशियल गुड्स के या किसी भी चीज के लिए, तो कंसर्न कहाँ आता है? इन टर्म्स ऑफ डॉलर अर्निंग बढ़ सकती है या डॉलर सेविंग हो सकती है. ये इनडायरेक्ट कंसर्न है. तो ये अच्छा है और इससे डेफिनेटली इंडियन रुपी की जो स्लाइड है उसको रोका जा सकता है. लेकिन ना क्वेश्चन में ना एक छोटा सा नॉट है, इसको ध्यान से देखना कि इनमें से कौन सा ऐसा मेजर है जो आरबीआई या गवर्नमेंट नहीं लेगी टू अरेस्ट द स्टॉप ऑफ रुपी. तो ये वाला मेजर तो लिया जा सकता है. encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bonds. इससे रुपीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रुपी की डिमांड बढ़ेगी वर्ल्ड ओवर, तो उससे भी रुपी की स्लाइड रोकी जा सकती है. ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से जो डॉलर की इनफ्लो है या फॉरेन करेंसी की इनफ्लो है कंट्री में बढ़ेगी, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी में लोन्स ले रहे हो. तो ये तीनों हेल्प करेंगे. फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इससे तो हमारी मनी सप्लाई बढ़ेगी और ज्यादा. और किस टर्म्स में बढ़ेगी? रुपी टर्म्स में बढ़ेगी. तो रुपी की वैल्यू और ज्यादा कम होगी. तो ये लास्ट वाला नहीं यूज करना, बाकी तीनों यूज किए जा सकते हैं. तो आंसर भी यही है क्योंकि हमें नॉट पता. ठीक है. देन कंसिडर द फॉलोइंग इफेक्ट्स of devaluation of a currency is that the effect of devaluation of a currency is that it necessarily, devaluation से क्या होगा? मतलब जब गवर्नमेंट कम कर गई करेंसी की वैल्यू, what happens? It improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign market. हाँ, ये हो सकता है. क्यों? क्योंकि एक करेंसी एडवांटेज मिलेगा, इस वजह से ये हो सकता है. इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. क्या ऐसा डेफिनेटली होगा? मैंने तो डीवैल्यूएशन की है, तो वैल्यू बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? हेलो हेलो, कम होनी चाहिए. कम होनी चाहिए. सो डिक्रीजेस होना चाहिए था. इट इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि तुम कितना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर पाए. दैट इज द ट्रेड बैलेंस, है ना. तो ये तो तुम्हारे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कितना करोगे उस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ करेंसी की वैल्यू से कुछ नहीं होने वाला. सो ये भी गलत है. तो दिस फॉर द आंसर इज वन ओनली. नेक्स्ट इज विंडफॉल टैक्स. ये क्या होता है? So recently, the Ministry of Finance has just justified the imposition of windfall tax on domestic crude oil producers in July 2022, saying that it was not an ad hoc move, that means a temporary move, but was done after full consultation with the industry. क्या होता है basically windfall tax? ये हमें पढ़ना है prelims के लिए. That's something that we need to work upon. So windfall taxes are designed to tax the profits a company derives from an external or unprecedented event. For instance, energy price rise as a result of Russia-Ukraine conflict. अब क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में या जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, एकदम से इन्होंने पैसा बनाना शुरू किया ड्यू टू दिस conflict, and that's why the windfall gain
and therefore the windfall tax. ठीक है, windfall gain इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब जैसे हवा चलती है तो एकदम से fruits गिर जाते हैं, low hanging fruits, they come easily to you. lot of profit, so that's the concern here. So besides India, बहुत सारी countries हैं, UK, Italy, Germany, जहाँ पे इस तरह के super normal profits for energy companies, so they are also getting windfall taxation. कल एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर रिगार्डिंग दिस चेंजेस इन एनर्जी पैक्ट्स जो यूरोपियन कंट्रीज में हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं. सो दैट वाज अ गुड आर्टिकल टू रीड ऑन दिस. नाउ these are profits that cannot be attributed to something that the firm actively did, like investment strategy or expansion of business. So this is an unearned, unanticipated gain in income through no additional effort or expense. जैसे suppose मैं अभी करीब 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एकदम से 1000 बच्चों की एडमिशन हो जाए for whatever nonsense reasons, मैंने उसके लिए कोई काम भी नहीं किया, तो the profit that I will earn is called a windfall profit, and on that there will be a windfall tax. ठीक है, if the government decides to be so. Now, government typically levies a one-off tax retrospectively over and above the normal rates of tax on such profits, and this is called windfall tax. Retrospectively means from the previous date or from the back date, जब से आपको windfall profits होने शुरू हुए, and this is over and above the normal rate. तो लग रहा है वो तो लग ही रहा है extra. So one area for such taxes is routinely being discussed is oil markets, where price fluctuation leads to volatile or erratic profits for the industry. फर्स्ट कीजिए ना, सस्ता खरीदा महंगा बेचते हैं, एकदम से प्राइसेस बढ़ जाते हैं ओवरनाइट, तो उसके केस में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बेनिफिट होता है, रैशनल. सो it will help in redistribution of unexpected gains when high prices benefit producers at the expense of consumers, to funding social welfare schemes and as a supplementary revenue stream for the government. Okay. So that's the concern with windfall tax. बस प्रीलिम्स में इसकी डेफिनेशन पे ऊपर आपने कंसर्न देना है, क्यों लगाया जाता है, बाकी की चीजें ज्यादा टेंशन नहीं लेना. ठीक है, व्हाट आर द इश्यूज, लगाना चाहिए नहीं, पॉपुलिस्ट है, ये सब मीन्स की टेंशन है. देन India became the world's 5th largest economy. So this has happened in 2022. So UK को पीछे छोड़ के हम 5th largest हो गए, पहले भी हो गए थे तो बीच में फिर UK हमें पीछे छोड़ गए COVID-19 times पे. So GDP growth of 6 to 6.5%, real GDP growth in a world full of uncertainties is the new normal, and India is set to be the 3rd largest economy by 2029. अभी 2022 में तो हम 5th largest हैं. So we have overtaken, so Indian economy has overtaken the UK, 5th largest than UK, and आगे देखिए, the size of Indian economy in nominal cash terms, nominal means current market prices. So this is bigger than the US economy right now. What? Sir, your voice Sir, is this getting muffled. Voice is a bit humbled. Yes, sir, muffled है. अभी ठीक है? A little better, sir. Actually, these are noise cancelling. तो अगर noise cancelling on होती है तो थोड़ा कम सुनता है. Off कभी मैंने किया तो शायद आपको थोड़ा better सुन रहा हो. अभी बहुत better सुन रहा है, sir. हाँ. Okay. कभी-कभी मैं भूल जाता हूँ इनको चार्ज करना. As of 2022, India has a population of 1.41 billion, while UK's population is 68.5 million. तो हमारे यहाँ पे दोगुनी से ज्यादा population भी है. So GDP per capita provides a more realistic comparison in the income levels because it divides the country's GDP by the population of that country. और इस हिसाब से देखा जाए तो India per capita income is very low, and India ranked 122 out of 190 countries. So just by having more money doesn't mean much. Just being 5th largest doesn't mean much. Per capita income is the actual thing that you need to think about. So ये इतनी भी कोई खास खुश होने वाली बात नहीं है. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम्स बढ़ाने की जरूरत है. ओके, देन कम्स इंडियाज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म. सो रिसेंटली
India has made several efforts to become a digital society by building larger citizen-scale digital public infrastructure with significant push from the government. So what is the public digital infrastructure? क्या होता है? So it refers to the digital solutions that enable basic functional or functions essential for the public and private services in collaboration with collaboration, commerce and governance. So अलग अलग लेवल पे हमें जो अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है. सो दैट इज द पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं इस चीज को लेके. सो देयर इज अ डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में शुरू किया था. सो पेमेंट्स, प्रोविडेंट फंड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी की सारी चीजें डिजिटाइज की गई. एंड इसके लिए जो पीछे हेल्पफुल है दैट इज आधार, यूपीआई एंड इंडिया स्टैक. इंडिया स्टैक जैसे मैंने बोला कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दिस, यू नो, आधार, यूपीआई, भीम, भार ओएस, जो डिजिटल इंडिया मिशन, एवरीथिंग कोलैबोरेटेड, दैट इज कॉल्ड इंडिया स्टैक. Okay, now Web 3.0, what are the other efficient digital systems which are going on? Web 3.0 is basically a decentralized internet to be run on blockchain technology, which would be different from the present versions of web, that is 1.0 and 2.0. 1.0 किसको बोलते थे? Static web pages, where the users would go to a website, read, interact with the static information. तो जैसे आप कोई न्यूज़पेपर वेबसाइट पे जा रहे हो, दैट इज लाइक अ वेब 1.0. 2.0 is where users can create content, primarily a social media kind of interaction. जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे काम करते हो, तो दैट इज लाइक अ वेब 2.0. देखा जाए तो वो एक वेब सर्विस ही है. 3.0 क्या है? So users will have the ownership stakes in the platform and application, unlike now, where tech giants control the platform. So it is more democratic in nature. You will own the platform. Whatever you create, it's yours. What is the significance? First, it is a new version of Internet Protocol incorporating token-based economics, transparency, and decentralization. It is not only the cryptocurrencies, but also NFTs, non-fungible tokens, representing physical assets or digital twins. So user can access all ecosystem benefits using distributed tokens, where they can show proof of ownership, tax history, and payment instruments. The blockchain records could be visible, compiled, and audited by the regulators in the real time. तो ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे सपोज एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप आज इंटरेक्ट भी कर रहे हो, Amazon. Amazon के ऊपर आप चीजें लिस्ट कर सकते हो, और एज अ बिजनेस you register and you list your things and you start selling on Amazon. This is something like Web 3.0 only. You created the product, you listed it, you sold it, you earned the money also. So e-commerce is something very close to Web 3.0. Okay? So in future, without having the product, physical product, you can also list non-fungible tokens, NFTs. जैसे अपनी फोटोग्राफ NFT बना के डाल दी, digital rights to my photograph, किसने कहीं पे भी यूज करने कर लो. It is happening. You heard of this fellow Maheshwari, the person who is giving motivational talks many times? Yes, sir. Sandeep yes. Maheshwari? Maheshwari. Yes, sir. Yes. Yeah. So this fellow owns a website which gives us these kind of photographs that you can use anywhere. You know, like आपने कोई ब्लॉग में लगानी है, कहीं पे भी लगानी है, और वो फोटोग्राफ्स के प्राइस है 300 रुपए, 500 रुपए, ऐसे तुम वहां से खरीद के कहीं पे भी लगा सकते हो. सपोजिंग कोई वहां से कॉपी पेस्ट करके लगा ले बिना पेमेंट के, तो उनके ऊपर ये लॉ सूट्स करते हैं, और उन लॉ सूट से ये ज्यादा पैसा कमाते हैं एज कम्पेयर टू ये अपनी स्पीचेस देके जितना कमाते हैं. संदीप महेश्वरी. ओके. सो ब्लॉकचेन, कई बार हम गूगल में इमेज सर्च करते हैं, हमें लगा यार ये इमेज अच्छी है, कहीं पे लगा लो. तो अगर ऐसा कुछ हो तो उस केस में वो लॉ सूट फाइल होते हैं, क्योंकि ये सारी इमेजेस गूगल खुद ट्रैक कर सकता है कि तुम्हारी जो इमेज है वो कहाँ कहाँ यूज हुई है, एंड एनीबडी कैन देन हैव अ कॉपीराइट क्लेम. विदाउट कॉपीराइट अगर आपको इमेजेस सर्च करनी है तो गूगल में टूल है, उसको यूज करके आप निकाल सकते हो.
जिसमें कॉमन लाइसेंस होता है। Now blockchain is another such technology. So this is basically a distributed database or ledger that is shared among the nodes of a computer network. Node मतलब अलग-अलग, जैसे 10 कंप्यूटर हैं तो 10 nodes हैं. As a database, a blockchain stores the information electronically in a digital format. And they are best known for their crucial role in cryptocurrency systems such as Bitcoin or anything else, for maintaining a secure and decentralized record of transactions. Simply, it means, let's say within a particular system, there are in a blockchain ये सारे अलग-अलग nodes हैं, ठीक है? इस बंदे को कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं या कुछ भी एक ट्रांजैक्शन करनी है इन दोनों में. Can be money, it can be anything. This transaction has to be validated by everyone who is in the blockchain for this transaction to work. So therefore, it is more secure. इसको बोलते हैं माइनिंग. जब ये लोग इसको ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, this transaction can go forward, this particular algorithm is designed on this way that this is called as mining. अब इनको भी इस transaction का कुछ एक part मिलता है. Let's say $1 is going to go from this person to this person. Some part of this dollar, maybe just 10% or maybe just 1%, may be distributed amongst all of them. Okay. So this is how the entire thing works, the blockchain. An innovation of blockchain is that it guarantees fidelity and security of the record data and generates trust without need for a trusted third party. Global adoption देखा जाए तो Estonia is the world's blockchain capital and is using the infrastructure to verify and process all governance services offered to the general public. चाहे वो direct benefit transfer है चाहे कुछ भी है. Now China launched the blockchain-based service network, that is BSN, to deploy blockchain application in cloud at a streamlined rate. In Britain, the Center for Digital Build Britain is running the National Digital Twin Program to foster collaboration between owners and developers of digital twins in the built environment. Similarly, Brazilian government that has also come out with Brazilian blockchain network. तो इस तरह से इंडिया में भी अभी काम इसमें शुरू हो रहा है. What are the applications? So decentralized finance, that is one. Cryptocurrency, that is two. Central bank digital currency, जो हमने कल पढ़ा था, 3. So the blockchain provider Solana launched a prototype smartphone with hardware and security that can support decentralized apps for people interested in crypto wallets, Web 3.0 and NFTs. So अब सारे blockchain infrastructure के आसपास ही सब कुछ चीजें आगे build हो रही हैं because it's more secure. Benefits, how can India benefit from this? ये prelims का मामला नहीं है, ये means का है, वहां पे बढ़ना. आगे बढ़िए. अब इस पे क्वेश्चन क्या है देखिए. 2020 का prelims का question है. With reference to blockchain technology, consider the following. It's a public ledger that everyone can inspect, but with no single user control. Make sense? Hello. Does this statement make sense to you? Sumita? Shruti? No, sir. No? So why behind them? I just read out a statement. I'm asking, does the statement make sense to you? No, sir. Okay. See, जब मैं बोलता हूँ कि ये 10 लोग या ये 20 लोग ब्लॉकचेन में इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, तो जो पब्लिक लेक्चर सिस्टम है ना, उसमें क्या होता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन ये सारे जाने पढ़ सकते हैं, इन सबके पास वो इंफॉर्मेशन है, और जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी है तो भी इन सबकी ऑथराइजेशन पे होनी है. दिस इज ब्लॉकचेन. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, अब ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो. इट्स ए पब्लिक लेक्चर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विथ नो सिंगल यूजर कंट्रोल. सबकी ऑथराइजेशन चाहिए अगर एक से दूसरा कुछ भी डेटा चेंज करना है. एवरीबॉडी शुड से यस, then only it will happen. That's why it's more secure. So this is the correct statement. Structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. ऐसा तो नहीं है. हम ब्लॉकचेन को बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट्स में, गवर्नेंस अकाउंट में,
किसी भी चीज को ज्यादा सिक्योर, ज्यादा पब्लिक बनाने के लिए ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है. The applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. हाँ, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो कोई रेगुलेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम कुछ भी करो. तो आंसर इज 1 and 3. फिर 2021 में देखो मेंस में क्वेश्चन आया, व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी, हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, हाउ इट हैज बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी आल्सो. इमेजिन, मैं हमेशा कहता हूँ कि ना हर साल का प्रीलिम्स आने वाले मेंस का सूचक है, गाइड है. हर साल का मेंस आने वाले प्रीलिम्स का गाइड है. इस तरह से चलता रहता है. तो देखो 2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, 2021 के मेंस में क्वेश्चन आया क्रिप्टोकरेंसी. स्मॉल सेविंग स्कीम्स इट्स द सेम, गवर्नमेंट ने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, जो इंटरेस्ट रेट ने सेम रखे हैं. सो दैट वाज द न्यूज. ओके, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, ये क्या होता है? So the finance ministry in its monthly economic review cautioned the re-emergence of twin deficit problem. ये 2007-8 की global financial crisis के टाइम पे आई थी, अब दोबारा आने के चांस हैं. With higher commodity prices and rising subsidy burden, leading to the increase in both fiscal deficit and current account deficit for the government. That's called twin deficit problem. तो सरकार की दो मेजर डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार बोरो ज्यादा करना पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर. So that is the second major deficit. So it's also the first time the government has explicitly talked about the possibility of fiscal slippage in current fiscal year. Fiscal slippage कहने का मतलब है जो FRBM targets हैं, जिसमें हम fiscal deficit, revenue deficit, debt to GDP ठीक रखना चाहते हैं, वो targets खराब हो जाना, उनको meet ना कर पाना. That is called fiscal slippage. ठीक है, तो प्रीलिम्स में ये दोनों चीजें याद रखना. एक फिस्कल स्लिपेज क्या होता है, दूसरा ट्विन डेफिसिट. जब कभी लिखा हो तो उसमें कौन कौन से डेफिसिट आते हैं, एक है फिस्कल डेफिसिट और एक है करंट अकाउंट डेफिसिट. कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ऐसे कौन कौन से हैं वो बताओ. ओके, so the world is looking at a distinct possibility of widespread stagflation. You know what is stagflation? When the economic growth is low, unemployment is high and inflation is high. जब ये तीन चीजें इकट्ठी होती हैं तब बोलते हैं stagflation. India, however, is at a low risk of stagflation owing to its product stabilization or prudent stabilization policies. So Indian financial markets have witnessed hefty foreign investment outflows in the past 8 months, जैसे हमने ऊपर देखा. In a black swan event, black swan मतलब rare event, the rarest of the rare events, comprising a combination of shocks, there is a 5% chance of the outflows under portfolio investment of 7.7% of GDP and short-term credit retrenchment of 3.9% of GDP. इसकी टेंशन नहीं लेनी कितना क्या हो रहा है. Just remember black swan event क्या होता है. Vocabulary. Okay. What will be the impact of the twin deficit problem? इससे क्या हो सकता है? Imports will become costlier. It will weaken the value of rupee even further. ये इसके impacts हैं. ठीक है, अभी vocabulary मैंने यहाँ पे दोबारा से डाल दी. Fiscal deficit, current account deficit, twin deficit. Okay, it's also called as budget deficit, stagflation, black swan event. ये ध्यान रखना. 2010 का क्वेश्चन देखिए. In context of the governance, consider the following. Which of the above can be used as a measure to control the fiscal deficit in India? So encouraging FDI inflows in India. कैसे fiscal deficit कम होगा? अगर foreign direct investment इंडिया में ज्यादा आए तो क्या इससे fiscal deficit कम होगा? हेलो हेलो, go on. मान्य, साहिल. यस सर, कम होगा फिस्कल डेफिसिट. क्यों? करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड है ये फिस्कल डेफिसिट से तो रिलेटेड ही नहीं है. एफडीआई ज्यादा आने से इवन करंट अकाउंट डेफिसिट पे नहीं फर्क पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट पे फर्क पड़ेगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंटिंग के अंदर आना है. तो एक करंट अकाउंट है, एक यस सर, कैपिटल ये अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आएगा बीओपी के अंडर, सो इसका है ना. इम्पैक्ट नहीं. तो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं, ये तो प्राइवेट इकोनॉमी का इम्पैक्ट है.
इंपोर्ट एक्सपोर्ट सरकार थोड़ी ना कर रही है, आम जनता कर रही है। उनको फर्क पड़ेगा एफडीआई से, अगर बढ़ जाता है, कम होता है, कुछ भी होता है। तो कैपिटल भी अगर ये आ रहा है एफडीआई, तो किस में आ रहा है? ये प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दैट इज कॉल्ड एफडीआई। अगर 10% से ज्यादा हो तो, या फिर वो यहाँ आके कुछ ना कुछ बना रहे हैं। सो हाउ डज इट अफेक्ट फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज एसेंशियली सरकार की आमदनी और खर्च में क्या फर्क पड़ेगा। तो एफडीआई ना तो सरकार की आमदनी है, ना सरकार का खर्च है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्या इससे फिस्कल डेफिसिट पे फर्क पड़ेगा? हेलो हेलो, क्या सरकार की आमदनी या खर्च पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई फर्क पड़ता है? सोच के बताओ। नो सर। देखा जाए खर्च तो पे पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन जब भी करी जाएगी, लेट्स से देयर इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो सरकार को थोड़ा रेवेन्यू बढ़ सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसीट। ये हो सकता है, सरकार अपना ये एक एसेट बेच रही है तो कैपिटल रिसीट बढ़ सकता यस सर। है। पर क्या ये फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने का मेजर है? No. क्या ये यूज किया जा सकता है? पूरा क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ मेजर? भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इतने ज्यादा ल्यूक्रेटिव तो है नहीं कि सरकारी स्कूल को बेच दिया या किसी यूनिवर्सिटी को बेच दिया। आमतौर पे तो ऐसा कभी न्यूज सुना ही नहीं हमने कि आईआईएम बेच दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, या आईआईटी को प्राइवेटाइज कर दिया सरकार ने पैसे लेने के लिए। क्या आपने ऐसा कभी सुना है? तो कैपिटल सी बढ़ तो सकती है, बट कैन इट बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया? नो। डाउनसाइजिंग ब्यूरोक्रेसी, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सैलरीज के टर्म्स में, वो कम हो जाएगा। हाँ, ये एक कारण हो सकता है। सेलिंग और ऑफलोडिंग द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, हाँ, इससे कैपिटल रिसीव्स बढ़ेंगी और आमतौर पे ये किया जाता है। तो करने को तो कैपिटल रिसीव यहाँ पे भी बढ़ेंगी अगर ये बेच ही दिया जाए तो होने को तो 2, 3, 4 भी आंसर हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये कैन बी यूज्ड है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो मेरा ख्याल है कि आंसर 3 और 4 ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं आंसर है क्या। हाँ, 3 और 4 ही ठीक है। So this came as a question in 2010. Next, effective subsidy delivery mechanism. तो पंजाब ने जैसे कहा ना कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये रेवड़ी कल्चर के ऊपर बहुत न्यूज है कि भाई ऐसे फ्री सब्सिडी देना गलत है। सब्सिडी एसेंशियली इज अ नेगेटिव टैक्स, गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर यू समथिंग। और सब्सिडी के ऊपर पीछे क्वेश्चन ये भी आया था कि इट इज ट्रांसफरिंग दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू दी गवर्नमेंट, है ना, हमने पढ़ा था। सो in central budget, food subsidy amounts to 2.06 lakh crore rupees, which is almost 1.9% of GDP 2018-19 के हिसाब से देखा जाए तो, and 2.5% of GDP 2019-20 देखा जाए तो 2.5-3% आप सिर्फ फूड सब्सिडी दे रहे हो। रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो हैज बीन स्टैग्नेटिंग, सरकार उतना कमा तो पा रही है सब्सिडियां ज्यादा देने के चक्कर में। Whereas in many developed and emerging market economies, the ratio tends to be much higher. So 36% in UK, 30.1% in USA. तो इतनी ज्यादा रेवेन्यू सरकार की है कहने का मतलब, टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू मिला के। तो उसके बेसिस पे ये वाली सरकारें कोई सब्सिडी दे तो अच्छा लगता है। हमारी सरकार के पास पैसा तो आता है 20% ऑफ जीडीपी, देने को करते हैं हम बहुत ज्यादा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द डिलीवरी मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सब्सिडीज? तो हमारे पास एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हेल्थ सॉरी फूड के लिए, ठीक है, और अदरवाइज हेल्थ के लिए हमारे पास सरकारी अस्पताल हैं, उनके थ्रू देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं। व्हाट कुड बी द रैशनल फॉर सिलेक्शन ऑफ सब्सिडी? तो एसेंशियल और मेरिट ग्रुप्स, इनके बेसिस पे तय करनी चाहिए। सो प्राइमरली food grains, particularly wheat, rice, are supplied to target groups at a highly subsidized price through PDS. So these are essential goods. तो वहाँ पे सब्सिडी देनी चाहिए। Further, there is enough evidence that such a distribution has helped to reduce poverty. जहाँ पे गरीब बंदा है उसकी हेल्प ठीक है।
There is also a category of goods which are called merit goods, which are significant positive externality. For example, health, education, midday meal, etc. इनको कंज्यूम करने से भी बेनिफिट्स हैं वाइडर कम्युनिटी के लिए, इनको मेरिट गुड्स बोलते हैं. फूड कंज्यूम करना तो एसेंशियल में आ गया, और हेल्थ, एजुकेशन ये मेरिट गुड्स में आ गया, जिससे आगे जाके आपको शायद सरकार की मदद की जरूरत ना पड़े, सब्सिडी की जरूरत ना पड़े. तो इसलिए दो तरह के गुड्स के ऊपर, एसेंशियल और मेरिट गुड्स के ऊपर लग्जरी देते हैं, सॉरी सब्सिडी देते हैं. So subsidization or free provision of essentials and merit goods can be justified on the ground for meeting social objectives, but there are enormous examples of wasteful or populist subsidies also. For example, 300 यूनिट फ्री बिजली. इसी के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज वाटर क्रेडिट? सो it puts microfinance tools to work in water and sanitation sector. It is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization and World Bank. ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने शुरू किया था. Then it aims to enable poor people to meet their water needs without depending upon subsidies. तो ये वाटर क्रेडिट का प्रोग्राम एक यूज किया गया था. इतना वाटर क्रेडिट आपको दे दिया गया. फिलहाल पंजाब गवर्नमेंट ने एक और इसमें कल एक पॉलिसी आई है, उसमें ये लिखा गया कि अब जितने भी कमर्शियल कनेक्शन है जिसके पास भी पानी के, तो उनको उसके एक अलग से बिल आएगा, और अलग अलग कैटेगरीज उन्होंने बना दी हैं. उसके अंदर जितना हैवी कंज्यूमर है उस हिसाब से ज्यादा बिल आएगा. सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. जो एग्रीकल्चर या हाउस होल्ड यूजर्स है उधर नहीं, कमर्शियल कनेक्शन के लिए धीरे धीरे उनको एग्रीकल्चर में भी करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा वाटर गजलिंग तो वहीं पे होती है. देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर इंडिया अभी आएगा. हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी वो 2015 से लेके 20 तक की थी. 21-22 में वो एंड हो गया. अभी 21-22 के लिए उसी को एक्सटेंड किया गया था. So we are looking forward to a new policy that should give us the coverage for the next upcoming 5 years. तो 2023 से लेके 28 तक आनी चाहिए. Let's see what the policy comes out to be. अभी आया नहीं, ठीक है. तो उसमें क्या क्या चीजें हैं? What are we looking for? We are looking for more revenues. We are looking for more free trade agreements, and that's the base for foreign trade policy. Foreign trade policy में import duties are regulated, new trade agreements are regulated, the kind of benefits that we are going to give to other countries जहाँ से हम चीजें import करें उसके बारे में बात होती है. ये सब. Then there is a concessional tax rate regime. ये इसका क्या मतलब है? टैक्स कम लगाना किसी को. So recent government data has shown that concessional corporate tax rate announced by Union government in September 2019 saw 2 out of every 5 new domestic manufacturing companies incorporated in 2019-2020 opting for the reduced tax rate of 15%. इसमें क्या था बेसिकली? पहले ना हमारा टैक्स रेट होता था 30%. 2018 में इसको कम करके कर दिया गया 25.17% जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है. फिर उन्होंने कंसेशनल टैक्स रेट रिजीम दिया 2019 के अंदर, न्यू अनाउंसमेंट ड्यू टू कोविड-19. तो उसमें बोला गया 15% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आएगा. ये यूके के बराबर है. यूके में भी 15% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है, ठीक है. अब इसमें क्या बेनिफिट है, क्या कैसे होता है देखिए. So it's a direct tax placed on companies' net income or profit from its operations, and जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसके लिए लगता है. It's a tax imposed on net income of the company, whereas income tax is the type of tax imposed on individuals' income, such as VAT, wages or salary. Concessional tax में क्या किया गया? So a reduction made by the government in the amount of tax that a particular group of people or organization has to pay is called a concessional tax regime or tax concession. So before this, the corporate tax rate was about 22% without exemption. अब क्या किया गया? Under the new regime introduced in September 2019, a tax rate of 15% is announced for newly incorporated domestic companies, the नई बनेंगी, which make fresh investment by 31st March 2023 for manufacturing, production, research, or distribution of such articles or things manufactured. तो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये किया गया कि नई कंपनीज जो खोलेगा उसको 15% की टैक्स लायबिलिटी रहेगी.
ठीक है. This was extended for 1 more year in budget 22-23. तो ये 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया. ठीक है. तो बस बात इतनी सी है कि उनको कम टैक्स देना पड़ेगा. तो इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए इस तरह की एक छूट दी. So what is the impact? The tax cut resulted in the meaningful 7% additional investment by beneficiary firms. तो आप 22% टैक्स दे रहे थे, अब आप 15% दोगे, तो आपके पास जो बचे हुए 7% है वो आप और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया में. RBI had earlier noted that the new tax regime did not help kickstart intended investment cycle. RBI ने बोला था इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, हमने लगा तो दिया. लेकिन अभी जो प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये कि डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज ने स्विच किया न्यू टैक्स regime को, क्योंकि दे आर न्यू कंपनीज इसी वजह से स्विच कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते. ठीक है. तो 2 out of every 5 they switched to it. तो मतलब there should have been something new that they started. Okay. Then GST collection. GST collection राइज करने का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी राइज करती है. क्यों? क्योंकि GST is charged on supply of goods and services. So if there is more supply of goods and services, that means there is a higher GDP growth rate or economic growth rate. So now there is a 14.7% rise as compared to 2021-22. तो इस हिसाब से देखा जाए तो इतनी गुड्स एंड सर्विसेज में स्पाइक भी आया होगा. ठीक है. सो रीजंस क्या है देखिए, ये प्रीलिम्स में पढ़ना पड़ेगा. Sharp surge has come on the back of anti-evasion measures. एक तो ज्यादा लोग कवर होने शुरू हो गए. Rate rationalization measure to correct the inverted duty structure. अब ये भी प्रीलिम्स में पता होना चाहिए. Inverted duty structure का मतलब होता है इनपुट्स पे टैक्स ज्यादा हो, आउटपुट्स पे टैक्स कम हो. अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ये वाला इश्यू झेलना पड़ता था. ठीक है. सो सिचुएशन वेयर द rate of tax, that is GST on input, is higher than that of output or finished goods. Then economic recovery and increased domestic consumption. ये भी एक कारण है जिसकी वजह से GST की कलेक्शन बढ़ी. ठीक है. नेक्स्ट इज नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कंपनी. 2021-22 के बजट के अंदर इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, लैंड मोनेटाइजेशन कंपनी. So it is a special purpose vehicle to carry out monetization of government and surplus land holdings with public sector undertaking. जैसे रेलवे के पास बहुत सारी फालतू की लैंड है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास बहुत सारी लैंड है, उनकी मोनेटाइजेशन की जाए. कहने का मतलब उसको मनी टर्म्स में यूटिलाइज किया जाए. सबसे पहले तो मोनेटाइजेशन पढ़ो क्या होता है. So when the government monetizes its asset, it essentially means it is transferring the revenue rights of the assets to a private player for a specified period of a time. Monetization of an asset कहने का मतलब है अब तुम इसमें से पैसा कमा सकते हो, और तुम इसमें से पैसा कमा लोगे, सरकार ऐसी तो देगी नहीं, तुमसे भी तो कुछ लेगी. That's the consideration. So government gets in return an upfront payment from the private entity, a regular share of revenue generated from the asset, a promise of steady investment into the asset, and the title rights of the monetized asset. ये सारे फायदे सरकार को. तुम सिर्फ अपना काम चलाओगे उनके लैंड के ऊपर, तुम्हें काम करने के लिए जगह मिल जाएगी. Ways of monetization. So there are multiple ways to monetize a government asset. First is creation of a real estate investment trust or maybe through public-private partnership. दो तरीके से किया जा सकता है. Reasons of monetization. So assets to create new sources of revenue. जैसे रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया गया, वहां पे KFC, मैकडॉनल्ड्स ये सब खुल गया, तो सरकार को आमदनी आ रही है ना वहां से. Monetization is also done to unlock the potential of unused or underused assets, generate resources on capital for future asset creation, and create new infrastructure projects. जैसे हमारे बहुत सारे एयरपोर्ट्स अदानी के पास है, तो एयरपोर्ट के अंदर इतनी सारे लाउंज ये सब बना रहे हैं जो, तो अदानी वहां से पैसा कमा रहे हैं, मोर ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा कमा रही है. इट्स लाइक दिस. हाउ मच लैंड इज करेंटली अवेलेबल फॉर मोनेटाइजेशन. तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 उससे पहले आया, उसमें कहा कि 3400 एकड़ ऑफ लैंड अवेलेबल है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास फॉर मोनेटाइजेशन. ठीक है. तो जिसमें से देखा जाए तो BSNL
रेलवेज, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन सबके पास सबसे ज्यादा अमाउंट है of land for monetization. The railways, in fact, has 11 lakh acres available. Defense Ministry has 17.95 lakh acres of available land. ठीक है, जिनमें से कुछ 16 लाख आउटसाइड कंटोनमेंट बाउंड्रीज है जो उनके पास एकड़ पड़े, तो इट कैन बी डेफिनेटली मोनेटाइज्ड. चैलेंजेस क्या हैं? पहले तो आइडेंटिफाइबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स की इन पे किया गया जा सकता है. स्लो पेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन गवर्नमेंट कंपनीज, लेस देन इनकरेजिंग बिड्स, क्योंकि आमतौर पे कोई जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करता. लो लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन गैस एंड पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क्स जो ऑलरेडी बनाए गए हैं उनमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. रेगुलेटेड टैरिफ्स इन पावर सेक्टर एसेट्स, क्योंकि सरकार बिजली के, जैसे सपोज उनके पास लैंड है, वो उसमें बोलते हैं कि ठीक है तुम नया पावर प्लांट बना लो, बट जो बेचोगे वो तो सरकार के रेट फिक्स हैं, तो उससे ज्यादा नहीं बेच सकते. लो इंटरेस्ट अमंग इन्वेस्टर्स इन नेशनल हाईवेज बिलो 4 लेन. 4 लेन से नीचे की जो नेशनल हाईवे बनती है ना, वो 1.5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बनती है. छोटे ठेकेदार उठाते हैं, बड़े ठेकेदार उठाते हैं 1 लेन. तो उसमें लैंड तो उतनी हुई है, मटेरियल ज्यादा डालना है, तो मटेरियल कॉस्ट उतनी होती नहीं, इस हिसाब से फायदा मिलता है. Then there is supplementary demand for plants. What is this? So it is needed when the amount authorized by Parliament through Appropriation Act for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for that year. तो जितना पैसा दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा वो कम अगर पाया जाए तो उसमें सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट मांगी जाती है. So it is presented and passed by the Parliament before the end of financial year. ये तो हमने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में पढ़ा. अब इसमें एक क्वेश्चन देखिए. Which of the following methods of parliamentary control over public finance in India is there? First is placing annual financial statement before the parliament. हाँ, ये एक मेथड है, क्योंकि पार्लियामेंट में उसको डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे. Withdrawal of money from consolidated fund of India only after passing the appropriation bill. ये भी एक तरह का कंट्रोल है. टोकन कट, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट सब हो सकता है. प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट, अगर और पैसा चाहिए तो पूछ के लोगे, तो ये भी तो एक तरह का देखा जाए तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इसको एक बार साइड में रखते हैं. ठीक है, किसी किसी को इसमें डाउट हो सकता है. देन a periodic or at least a mid-year review of program by the government against macroeconomic forecast and expenditure by the parliamentary budgetary office. हाँ, पार्लियामेंट में एक बजटरी ऑफिस है जो हर थोड़ी देर बाद चेक करता रहता है कि भाई जो मैक्रो इकोनॉमिक मतलब इन्फ्लेशन, ग्रोथ, इन सब के फोरकास्ट कैसे हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और सरकार ने जो पैसा खर्च किया था उससे क्या निकाल पा रही है. इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, ये भी कंट्रोल. तो 1 to 4 and 5 definitely the part of the answer. Doubt is with 3. तो आंसर में इसका आंसर 1, 2, 3 and 5 है, जो यूपीएससी ने इसका आंसर दिया. दैट वाज 1, 2, 3 and 5. मेरे हिसाब से ये सारे ही होने चाहिए. इसमें क्या प्रॉब्लम है, सोच के देखो. What is the problem in this one? It's a very out there kind of a problem. दिखेगा आपको क्लियरली, बस ध्यान से ये पढ़ो. पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, is this an executive body or is it a legislative body? किस तरह की बॉडी है? कितना आसान क्वेश्चन था ये. हेलो हेलो, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉडी इज दिस पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस? हाँ जी, टेक अ वाइल्ड गेस. इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी. हम क्या देखना चाहते हैं कि भाई लेजिस्लेचर्स कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये देखना चाहते हैं. तो बस इस वजह से ये स्टेटमेंट पार्ट ऑफ आंसर नहीं है. ठीक है, समझ आया? एम एस ऑडिबल, प्लीज चेक. यस सर. एक और क्वेश्चन है. Consider the following statement. Rajya Sabha has no power either to reject or amend a money bill. Is it true or false? So true. क्या वो अमेंड भी नहीं कर सकता?
Sir, no. ठीक है, करेगा भी तो मानेंगे नहीं। तो स्टेटमेंट ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये तो लोकसभा को वोट करना है, बजट वहां पे पास होना चाहिए। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे डिस्कशन तो दोनों में अलाउड है। सो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर इज बी। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, अभी गति शक्ति स्कीम लॉन्च किया था पिछले बजट में गवर्नमेंट ने, तो उसको लेके एक रेलवेज ने पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन किया था एट आसनसोल डिवीजन इन परसुएंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजन। गति शक्ति स्कीम है क्या? बेसिकली ये अलग अलग जो लॉजिस्टिक्स के मॉड्यूल है उन सबको इकट्ठा करने की स्कीम है। तो 2021 गवर्नमेंट लॉन्च दिस एज अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान, लाइक रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, सबको कनेक्ट करना है so that there is an integrated logistics system. So this scheme will subsume the national infrastructure pipeline which was started in 2019. कोशिश क्या करेंगे? So it aims to have 11 industrial corridors and 2 new defense corridors, one in Tamil Nadu, other in UP, extending 4G connectivity and fulfill the ambitious target of set by the government for 24-25, including expanding the length of national highway network to 2 lakh kilometers, creation of 200 new airports, heliports, and water aerodromes. So that's what it is. Prelims में ये क्वेश्चन आ सकता है भाई गति शक्ति के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? रोडवेज, इनकी कैपेसिटी बढ़ानी है। रेलवे के अंदर नए ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी बढ़ाना है। रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना है 20-25 गीगावाट्स बाय फाइनेंशियल ईयर 25। 200 new airports, transmission network to be increased, 4G connectivity for villages, and around 20 new mega food parks. तो ये सारी चीजें गति शक्ति का पार्ट एंड पार्सल। देन एक 2016 में क्वेश्चन था, India's first national investment and manufacturing zone was proposed to be set up at आंध्र प्रदेश। जैसे ये फर्स्ट आसनसोल में बना है, वैसे ही ऐसे फर्स्ट कुछ हो रहा हो तो वो पूछ लेते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बाय अमेंडिंग द इनकम टैक्स एक्ट, इसमें बस ये पता होना चाहिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता क्या है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज चार्ज्ड फ्रॉम अ बैक डेट, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो ये सिविल लॉ के तहत आता है और इस वजह से इसमें बैक डेट से जो भी पेनल्टी है, हायर टैक्सेशन लगाया जा सकता है। वैसे तो निर्मला सीतारमन ने मिड ईयर ये अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन करेंगे ही नहीं, बंद करें, इस वजह से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। बाकी इसके अंदर जो एस्पेक्ट्स हैं ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको नहीं पूछेंगे। सेस पता होना चाहिए क्या होता है। तो सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेविड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स liability of the taxpayer. So it's like a tax on tax. It is resorted to only when there is a need to meet a particular expenditure for public welfare. जैसे पंजाब में एक सेस लगता है, it's called education cess. सेंट्रल गवर्नमेंट 2 सेस लगाती है, पहला है कृषि कल्याण सेस और एक और है, कौन सा? हेलो हेलो, काउ सेस। तो सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, so cess is not permanent source of revenue, और जो भी इससे पैसा आएगा वो खर्च भी इन्हीं स्कीम्स पे होगा। and it is discontinued when the purpose of levying it is fulfilled. It is levied on both indirect and direct taxes. तो ये जरूरी है, कई बार हम सोच लेते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट टैक्स भी होगा। What is surcharge? So it is an extra fee, charge or tax that is added to the cost of goods or services beyond initially quoted price. तो मतलब टैक्स लगने के बाद एक्स्ट्रा कुछ चार्ज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। So it is added to the existing tax and is not included in the stated price of goods and services. It's levied for extra services. For example, sin goods के ऊपर सरचार्ज लगता है। So what are other amendments done retrospectively? तो ये छोड़ दीजिए, अभी it's not required, ये पिछले साल के चेंजेस हैं, अब नहीं चाहिए। अभी मैंने इसको सिर्फ वोकैबुलरी के एंगल से यहाँ पे डाला। This concludes your coverage of fiscal system related current affairs for the last 1 year. कल को अब हम इकोनॉमिक सर्वे और एग्रीकल्चर इन सब के ऊपर वर्कआउट शुरू कर देंगे साथ साथ। दैट विल बी
इवनिंग टाइम, ओके, एंड along with agriculture and ये सब चल रहा है, ठीक है. Let me figure that out once it comes out. Meanwhile, कल को जो लेक्चर रखेंगे that will be on agriculture and we are also now ready for the test. तो मुझे बताइए कि जो इकोनॉमी में जो अब तक के टॉपिक्स कवर कर लिए उसको लेके टेक्स्ट कल रखना है या परसों रखना है? When do you want it? Should it be on 31st or 1st? So first. हाँ, एक First. दिन एक्स्ट्रा मिल ही जाए तो अच्छा है. ठीक है. So on 1st of February, we are going to start with the test and that will be up till the chapters of fiscal system. ठीक है. कल को जो हम सुबह क्लास करेंगे that will be related to the current affairs of agriculture. Okay. Thank you. Take care. Have a good day. So